जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट बनाया गया, एग्जीबिशन में रखा गया, जिसको ह्यूमनॉइड फॉर्म दिया गया, उससे पूछा गया कि भाई व्हाट इज योर एंड गोल टू फिनिश मैन। मार्क जुकरबर्ग ने बोला आपके बाद मैं इतना ज़्यादा ये सारी टेस्टिंग सोच समझ के करने वाला हूँ। जैसे मूवीज़ में देखते हैं, कुछ एक्समैन की मूवीज़ में दिमाग में सोच के कर लिया, प्रोफेसर एक्स करता है। इलॉन मस्क ने वो चीज़ बना दी, अब मंगल ग्रह चलेंगे। मतलब हम लोग सोचते हैं कि चलो गुवाहाटी चले जाओ या फिर जब इधर चले जाओ, बाली चले जाओ, इधर चले, उनको मंगल इनका अलग ही चलता रहे। और मोटा भाई तो आके इतना सस्ता कर दिया इंटरनेट। जब तक जियो नहीं आया था 150 MB पर मंथ का एवरेज कंजम्पशन था। जैसे ही जियो आया 15 GB का एवरेज कंजम्पशन। जो जियो प्रोवाइड कर रहा है 1800 रुपए में, अगर एलॉन मस्क की सर्विस आती है तो 7000 रुपए की पड़ रही है, वो एक्सपेंसिव है। लेकिन डर तो बड़े उद्योगपति को है कि ये दाम तो घटवा ही लेते हैं। आज दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति, जो भी सबसे शक्तिशाली पैसे वाला इंसान है, वो क्या चाहता है? एक्सेस ऑफ योर डेटा। बिल गेट्स आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्डर नहीं है, सबसे रिचेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर है। अमेरिका के सबसे ज्यादा रियल एस्टेट उनके पास है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के पहले इलॉन मस्क पे या तो एलिगेशन या केस चलाते थे, तो बदला लिया जाएगा। ये तो हम खैर यहाँ पे भी देख रहे हैं। वो तो है। ज्यादा बात कर लें तो क्या पता हमारे घर पे 2 एजेंसी आ जाए। मैं भी मानता हूँ कि क्लोनिंग तो हो रही है। सद्दाम हुसैन ने भी अपनी क्लोनिंग करवाई थी। अलग सोच रहे हैं, मतलब ये हम लोग जो सोच नहीं, हमारी जो जहाँ सोच खत्म हो रही है, उनकी सोच शुरू होती है। That's her podcast. 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 A person with encyclopedic learning, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको इंसाइक्लोपीडिया जैसी नॉलेज हो। अब डिक्शनरी में तो इसके लिए एक वर्ड है पॉलीमैथ, बट हमारे लिए तो वो है अभिषेक कर। अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए, एंड इट्स प्लेजर मीटिंग यू। थोड़ा 5-10 मिनट हुआ है हमें ऑफ स्क्रीन बात करते हुए। काफी जॉली पर्सनैलिटी है, लाइक दैट, एंड होपफुली आज बहुत सारा वैल्यू ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके रूम में एंटर करने से ही आई थिंक इट हैज बिकम वाइब्रेंट, और हम लोग बहुत बढ़िया बातें अभी तक भी कर रहे थे, तो लेट्स टेक ऑन दैट टैंजेंट। और अभिषेक, हमें एक, मेरे को लगता है आज हम मिल रहे हैं 2025 में, जून में, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया जो है वो करप्शन मुक्त हो चुका है। हम लोग कभी सुन ही नहीं रहे आजकल कोई करप्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सो कुछ नहीं है, सब कुछ चंगा सी, ऑल वेल। देखिए, सोचने में अच्छा लगता है, बट सैडली दैट इज नॉट द ट्रूथ। और थोड़ा फैक्ट्स के मुद्दों पे बात करते हैं। करप्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत करप्शन है। अगर हम 2024 से ही बात करते हैं और 25 की बात करते हैं, तो एक चीज पूरी क्लियर हो गई है। 2-3 इंसिडेंट्स अगर आप देखते हैं, ऑलमोस्ट एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिन पे $150 बिलियन का नुकसान करने का, भरपाई करने का, नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, वो लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, $150 बिलियन का एलिगेशन लगा। हैरानी की बात यह है कि आप जस्ट देखिए पावर और पॉलिटिक्स क्या करता है। जिन्होंने उनका विरोध किया, एक अमेरिका संस्था जो इतने सालों से चलती है, फॉर कंटेक्स्ट में बता दूं कि उनके जो फाउंडर है, उन्होंने बर्नी मैडॉफ नाम का एक स्कैम एक्सपोज किया था। बर्नी मैडॉफ आज तक के सदी का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम रह चुका है, जो 40 साल से ज्यादा चला था। तो जिसने उनको एक्सपोज किया, बड़े बड़े एक्सपोज किए, इनको एक्सपोज करने के बाद उनका धंधा ही बंद हो गया, उनकी कंपनी बंद हो गई। मतलब जस्ट सी द शेयर पावर एंड दिस थिंग इन्फ्लुएंस। तो पहली चीज है, ये एलिगेशंस विदेशों से बिल्कुल लगा। उसके बाद आज से जस्ट 1-2 साल पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का जो एक चीज आई थी, वो अगेन एक चीज दर्शाती है। तीसरी चीज है, आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा ना, आप कभी भी पीक आवर्स पे किसी भी मेट्रो सिटी में आप अपनी गाड़ी लेके निकल जाइए, एंड जब वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस रहती है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से आपको 2 अपॉर्चुनिटी भारत में दी जाती है। एक होती है कि भाई आपको स्लिप काट के देंगे, और दूसरी रहती है कच्चे में आपको दे देंगे। सो अगर आप देखेंगे भारत में आज भी ऊपर से नीचे तरीके से करप्शन चल रहा है। क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जो उड़ीसा के एक मंत्रालय में काम करता है, जिसकी सैलरी केवल 60,000 रुपए है, लेकिन उसके घर पे रेड पड़ती है और 100 करोड़ रुपए का कैश निकलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से होता है? कॉन्ट्रैक्टर के पास जाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करता है, वहां से डिटेल निकाली जाती है किसी सांसद की, और उसके पास जब रेड लगाया जाता तो निकलता है 600-700 करोड़ की संपत्ति। तो स्वाभाविक सी बात है, करप्शन ऐसा खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपको रैंकिंग वाइज भी अगर हम बताएं, तो भारत की जो रैंक होती है इन द करप्शन इंडेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें रैंक की जो स्कोर थी वो लास्ट ईयर की 32 या 33 थी, जिसके साथ हम 97th रैंक पे आ रहे हैं।
मतलब यस वी आर स्टिल वे बिहाइंड। तो करप्शन यहाँ पर अभी भी प्रिविलेंट है। ऑब्वियसली काफी सारे लोग बोलेंगे कि तुमको क्या लग रहा है सिर्फ भारत में है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ भारत में, बाकी देशों में भी है। बट ये कहना कि हमारे इधर करप्शन खत्म हो गया, ये बिल्कुल गलत है। करप्शन क्यों हो रहा है हमारे देश में, उसके 3 प्रमुख कारण है। पहला जो इनकम की डिस्पैरिटी है, आज भी गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि मुंबई की गलियों में आप जाते हो, लेफ्ट साइड में आपको दुनिया के देश के सबसे धनी व्यक्ति का सबसे बड़ा घर दिखेगा और उसी के दूसरे साइड में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम दिखेगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी इनकम डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ी आपको वहीं पर दिखती है। दूसरा आपको डिस्पैरिटी क्या दिखती है कि उसी शहर में जहां बहुत सारे झुग्गी झोपड़े हैं, जहां 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है लोगों को खाने के लिए, वहीं पर ऐसे ऐसे ब्रांड्स वहां पर एस्टैब्लिश है जिनका एक बैग खरीदने के लिए 3-3 करोड़ रुपए लगते हैं। आप सोचिए, एक बैग हैंड बैग खरीदने के 3 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और वहीं पर एक जन है जिसको 4-3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता, इस प्रकार का। तो पहला रीजन है इनकम डिस्पैरिटी हो गया, जिसके कारण करप्शन है। दूसरा रीजन है ऑब्वियसली द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इस पे हम ये कुछ एलिगेशन नहीं लगा रहे, सेंटर स्टेज, ये सारी चीज इन जनरल अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा है जो काफी सालों से डीप रूटेड है हमारे इसमें। और यहाँ पर देखा गया है हमारे इसमें, जैसे आपकी दिल्ली में तो एक बहुत बड़ी चीज होती है जो तू मेरे बाप को नहीं जानता, करेक्ट? और वो चीज होती है। आप खुद सोचिए ना, एक व्यक्ति होता है, दिल्ली की बात नहीं है, ये पुणे की बात है, एक व्यक्ति है 16-17 वर्ष का है। महाराष्ट्र का रूल है कि 18 के नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कोई भी रेस्टोरेंट हार्ड ड्रिंक सर्व नहीं कर सकता। वो एक रेस्टोरेंट जाता है जहां पर अपने पिताजी का इंफॉर्मेशन देके कि मेरे बाप ये है, वो हार्ड ड्रिंक्स मंगाता है, 50,000 की हार्ड ड्रिंक्स पीता है, उसके बाद अपनी लैविश गाड़ी लेता है, लैविश गाड़ी शराब में धुत होकर ऐसा चलाता है कि 2 बिना वजह इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसपे बहुत हल्ला गुल्ला होता है। बट एट द एंड क्या होता है, 300 पेज का ऐसे लिखता है, 300 पेज भी नहीं, 300 शब्द का ऐसे लिखता है और उसको रिया कर दिया जाता है। और एक आपके इधर का इंसिडेंट हाल फिलहाल का लोग शायद रिलेट कर पाएंगे अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा होगा। गुड़गांव से बेचारे कुछ एक बाइकर्स की रैली जाती है, उनकी सिर्फ एक गलती रहती है कि वो एक गाड़ी वाले को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी वाला निकलता है, बहुत बेरहमी से मारता है। वो तो चलिए अच्छी बात है कि इनके पास सारा कैम में रिकॉर्ड हुआ था। बदले में क्या मिलता है, बस 1 दिन का अरेस्ट मिलता है, सॉरी बुलवाया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं। सो ये एक पॉलिटिकल जो नेक्सस है, जो एक सपोर्ट चलता है, ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है ग्रीड। लोभ का कोई अंत नहीं है। तो हमारे देश में भी सेम चीज होती है। जिस इंसान के पास 100 करोड़, उसको 200 चाहिए, 200 को 400 चाहिए, 400 को 500 चाहिए। हमारे, आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता ही होगा, बट स्टिल मैं इसको वापस रीअफर्म करना चाहता हूं, और कितने लोग एग्री करते हैं वो लोग कमेंट्स में बताएंगे कि भाई हमारे देश में मैक्सिमम लोग आज के समय में अफसर, स्पेसिफिकली यूपीएससी के एग्जाम या आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि वो देश की सेवा करना चाहते, वो तो सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित रहता है। लाल बत्ती के लिए, लाल बत्ती भी आजकल बस बोलने के लिए रह गई। अंडर टेबल उनको बस ये चाहिए कि भैया एक बार मेरी पोस्टिंग एक सही जगह पर हो जाए जहां पर सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग होती है या ड्रग का कार्टेल है, मैं अंडर टेबल लूंगा, वो खुश, मैं खुश, काम चल रहा है, मेरी जेब भरती रहेगी। केवल और केवल यही उनका उद्देश्य है। ये दुर्भाग्य है। हम केवल सीरीज में देख के मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ सीरीज आते हैं कि भाई मेरे को देश के लिए कुछ करना है, और प्रॉब्लम ये है ना, कोई देश के लिए करने की कोशिश भी करेगा, ये इतना ज्यादा डीप रूटेड है एग्जैक्टली, कि वो चाह के नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने की कोशिश करेगा तो उसका ट्रांसफर पे ट्रांसफर कराया जाएगा। और ये हकीकत है। अभी हाल फिलहाल में जो भी ईमानदार टैक्स ऑफिसर, ईमानदार की बात कर रहा हूँ, जो बिना रेफरेंस के अगर वो सही बड़े बड़े लोगों के घर पे टैक्स की रेड मारता है तो क्या होता है, उसका समय समय पे ट्रांसफर, इधर से ट्रांसफर, उधर से ट्रांसफर। क्योंकि ऑनेस्टी की वजह से उसको निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और मुजरिम के साथ क्या होता है, बड़ी पार्टी है तो एक बेल मिलती है और वो वहां से रिहा हो जाता है। और फिर हमारे देश का हिपोक्रेसी देखिए, हमारे देश में खुलेआम रेपिस्ट घूम रहे हैं, खुलेआम मर्डरर घूम रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया अटेंशन, सबसे ज्यादा कोर्ट किसके पीछे भाग रहे हैं? इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि उन्होंने एक शो कर लिया। एग्जैक्टली। मतलब ये हिपोक्रेसी की सीमा है भाई। आप इतना आक्रोश उसके लिए रखो ना, सरे आम इतने सारे रेप्स हो रहे हैं जिसके रिपोर्टिंग तो आदि होती नहीं है यार, आधी से ज्यादा रिपोर्टिंग। डाइवर्शन टेक्निक्स हैं ये सारी की सब सारी। डाइवर्शन है। आज सुबह भी मैं सुन रही थी अबाउट करप्शन एंड एवरीथिंग कि 2025 में आरबीआई का डेटा है कि 35,000 करोड़ का बैंक स्कैम है, फ्रॉड है इस टाइम पे, एंड वी आर नॉट इवन बॉदर्ड। और यार आप खुद सोचो ना, 15 लाख करोड़ से ज्यादा
जो अमाउंट स्विस बैंक में है वो भारतीयों का है। आप सोचो वो पैसा अगर हमारे उसका आधा भी हमारे देश में आ जाए और देश के डेवलपमेंट में लग जाए, भाई हम सिंगापुर और दुबई से कम नहीं रहेंगे। ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हर व्यक्ति भारत को, आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा मिलियनर्स हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं। वो जा रहे हैं अरब देशों में क्योंकि वहां पे टैक्स की सेविंग है, वहां पर बेटर फैसिलिटी है। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ये लोग अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, उधर तो टैक्स ज्यादा, बट टैक्स के अगेंस्ट फैसिलिटी उधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबको बैठने मिलता है। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉपर एयर कंडीशन है, सारे एयर कंडीशन वाली जगह साफ सुथरी होती है, वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वहां पर हाइजीन है। वहां पर अगर आप बाहर निकल पाओगे तो ऑक्सीजन ले पाओगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हेल्थ एंड फिटनेस में काम करता है, वो हमारे देश के एक बहुत बड़े बिलियनर के पॉडकास्ट में आता है और वो पहली बार में ही मास्क पहनता है। वो बोलता है रूम के अंदर तक मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इतना डिफरेंस है कनाडा की हवा में और यहाँ की हवा। हम लोगों को तो आदत हो गई है, हमको आदत हो गई है, हम तो डिफरेंस जान नहीं पाए। लेकिन वो व्यक्ति जो इतना ज्यादा हेल्थ कॉशियस, उसको एक रूम के अंदर जहां पर एयर प्यूरिफायर चल रहा है, वो भी दिल्ली नहीं मुंबई में बैठ के, अगर उसे ये रियलाइज हो रहा है तो सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सो वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा। देखिए स्वाभाविक से आप टैक्स जितना है लो ना, सब लोग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे एक और स्टैगरिंग फैक्ट है कि सारा डेटा है, आप कुछ चीजें अगर ऑडिट कर लोगे तो हो जाएगा। सिर्फ 0.5% एग्रीकल्चरल इनकम को अगर प्रॉपर रिपोर्ट किया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए हर साल निकल सकते हैं। सिर्फ 0.5% एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब आपके पास पैन कार्ड डिटेल है, सब कुछ डिटेल है। एक बार चेक तो कर लो कि जितने लोग अपना फार्मिंग का इनकम दिखा के अपना टैक्स रिबेट ले रहे हैं, क्या वो सही में फार्मिंग कर रहे हैं? हम वो भी उतना भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे हैं। पर हमारी नजर किस पे है कि भाई किसी शो में किसने क्या बोल दिया, हमारे उस पे नजर है। किसने, कौन से यूट्यूबर ने कहाँ पे क्या चीज बोल दी, उस पे नजर है। इज दैट रियली दैट बिग कि नहीं, इससे बहुत गलत इन्फ्लुएंस लग रहा है? बॉस, अबव 18 हर बंदा अपने होशो हवास में कोई चीज कर रहा है। आप और एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा रेगुलेशन आज के समय पे शेयर बाजार पे लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर अब आप ये देखो, उसी के साइड में एक बिजनेस है जो कि प्योर सट्टा है। 11 लोगों की टीम बनाओ, ये करो वो करो, उसमें इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक 16 साल का व्यक्ति राजस्थान में 15,000 रुपए गवा देता है क्रिकेट टीम बनाते बनाते, घर वालों को मुंह फेस नहीं कर सकता, सुसाइड कर ले रहा है। इतने कितने केसेस हैं। उधर कुछ नहीं है, उनको अलाउ किया है। क्यों? क्योंकि वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक नहीं है। अब ये गेम ऑफ स्किल कैसे है मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो 11 लोगों के मैच बनाने के लिए 7 करोड़ पॉसिबिलिटीज निकलती है और वो गेम ऑफ स्किल है। ये गेम ऑफ लक ही है भाई, 7 करोड़ पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे बेटिंग में भी वैसा ही कुछ चलता है कि काफी सारे लोगों के नुकसान पे ही कुछ लोग भी नहीं होते हैं। वो बेसिकली जो बेटिंग का बिजनेस जो बना रहे हैं और उनके जो मार्केटर्स होते हैं वही कमाते हैं। देखिए, उनको पता है कि एक बेटिंग ऐप वाला कैसे कमाएगा, कि आप उसमें पैसा डालते हो, 15-20% का कमीशन, वो सामने वाली पार्टी खुश है, वो उसी को री इन्वेस्ट करके 3,000 करोड़ साल भर के वो मार्केटिंग एक्सपेंस करेगी। उसका टारगेट ऑडियंस क्लियर है कि भाई हमारे देश में सबसे बड़ा धर्म है बॉलीवुड एज वेल एज क्रिकेट, इन दोनों के अलावा लोगों को कुछ नहीं दिखता। तो सिंपल सा उनको एडवर्टीजमेंट कब करना है, जब वर्ल्ड कप हो, जब IPL के मैचेस हो, तभी वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, उनका पूरा रिटर्न वहां पे निकल जाएगा, नए लोग आएंगे। एक्चुअल में लाइफस्टाइल कौन दिखाएगा? वो इन्फ्लुएंसर जो इन चीजों को प्रमोट कर रहा है। वो ये क्रिकेट मैचेस से नहीं कमा रहा, वो आपके पैसों से कमा रहा है, क्योंकि आपके पैसे जो उस कंपनी को जा रहे हैं वो कंपनी इसको पे कर रही है, उसका एक पार्ट। एग्जैक्टली। तो वो बंदा क्यों नहीं कमाएगा ज्यादा पैसे, क्यों नहीं बनाएगा दूसरी गाड़ियां, पर वो अपनी कहानियां क्या रचेगा कि भाई देखो मैंने ऐसे ही किस्सा बाहर भी हुआ था। एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, अगर लोगों ने देखो कि डैन बिल्जेरियन करके एक बंदा एक समय पे फेमस हुआ था। मैं अंडर 18 वालों को बोलूंगा उसकी प्रोफाइल मत देखना। बड़ा अय्याश इंसान, बड़ा अय्याश, मतलब हर बार लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, ये वो अय्याशी कर रहा है। वो बंदे ने अपनी लाइफस्टाइल दिखाई कि देखो मैंने कैसे 500 करोड़ कमाया हुआ है, कैसे पोकर खेल के। पोकर के बाहर विदेश में टूर्नामेंट्स होते हैं, पोकर टूर्नामेंट्स के बड़े बड़े महारथियों ने बोला कि हमने इसका गेम देखा है, जितने वीडियोस में देखा है, ये प्रोफेशनल लगता ही नहीं है। लक किसी का एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, 500 करोड़ बनाने जैसा नहीं लग सकता। जब आप डिग इन करते हैं तो आपको पता लगता है उसके पिताजी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे जिनने एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। क्योंकि उनके एसेट्स फ्रीज होने वाले थे, तो उनने, जैसे हमारे इधर हवाला चलता है, इन्हें घुमा फिरा के पैसे एक शेल अकाउंट में रखे थे, जो बाद में बेटे ने एक्सेस कर लिया। अब बेटे को कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी, तो बेटे ने कहानी बनाई कहां से, क्योंकि पोकर के इनकम को ट्रैक नहीं किया जा सकता, तो उसने बोला मैंने पोकर से कमाया हुआ है और देखो मेरी लाइफस्टाइल। और हाल फिलहाल में 1 साल पहले पता लगा उसने जितने बिजनेसेस बनाए, जितने वो अपने आप को जितना स्मार्ट बना, सब डूब गए।
बाद में ये भी पता लगा जो वो विला दिखा था तो वो खुद रेंटेड था। बट इसको देख के काफी लोग प्रभावित हो गए, उसको प्रभावित होके ही उसके कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स लिए थे और इसी तरह लोग बर्बाद हो गए। वो तो अपनी अय्याशी करके निकल गया। उसने अपनी लाइफस्टाइल दिखाई कि देखो, अब देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, जेनजी को 3 चीजें दिखा दो, उनको लगता है भाई ये लाइफस्टाइल हमको भी चाहिए, बताओ क्या करना है। पहला ढेर सारा पैसा, दूसरा अपोजिट जेंडर के इंसान के साथ बहुत सारा अफेयर्स ही दिखा दो तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और तीसरी चीज है चमक चौंध की बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ये। उनको लगता है सक्सेस का पैरामीटर ये वो ये भूल गए कि सक्सेस रिलेटिव टर्म है भाई। एक गाँव में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कॉलेज पढ़ लेना इज सक्सेस, एक शहर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना इज सक्सेस, एक पढ़ाकू लड़के के लिए या लड़की के लिए आईआईटी जब तक नहीं हो वो सक्सेस नहीं है, एक दूसरे इंसान के लिए जब तक आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ना मिले आईआईटी बॉम्बे या खड़गपुर में वो सक्सेस नहीं है, और किसी के लिए ये है कि भाई मैं नॉर्मल से पढ़ के एक अच्छा इंसान बन जाऊं वो भी सक्सेस रिलेटिव है। आप ये जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो सारी चीजें दिखा रही है, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग सक्सेस। इसलिए काफी लोग ये भी सोचते हैं, जैसे हमने पॉलीमैथ का शब्द का इस्तेमाल किया तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार जब इतना है तो तुम अल्ट्रा बिलियनर क्यों नहीं बन जाते। एक बात बताइए, चाणक्य की बात कीजिए, चाणक्य को दुनिया भर के ज्ञान था, चाणक्य कभी वो चाहते तो वो भी बन जाते, दुनिया के उस समय के राजा बन जाते, बट ही वांटेड टू बी अ किंग मेकर। सबके एस्पिरेशन अलग होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई। अब ऐसे तो अभी जैसे मेरे को बड़ी गर्व हुई है और मैं लोगों का जीके चेक करना चाहूंगा, वो नाम नीचे लिखे हैं, वर्ल्ड चैंपियन को हमारे देश के एक व्यक्ति ने चेस में हरा दिया है। आज जब हम बात कर रहे हैं उसी के 2 दिन पहले की बात है, वर्ल्ड चैंपियन को, और बच्चे ने हराया है, उससे आधी उम्र के बच्चे ने। उस वर्ल्ड चैंपियन के, चेस वाले चैंपियन ने ये एक बड़ा कैजुअल तरीके से कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, अरे मेरे को कोई डर नहीं है, मैं तो वर्ल्ड चैंपियन, ऐसा वैसा। इस बच्चे का इंस्पिरेशन था वो। जैसे ही वो चेस में जीता, वो वर्ल्ड चैंपियन गुस्से में ऐसे धड़ करके फिर हाथ तो मिलाया, फिर निकल गया। उसको हजम ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस वर्ल्ड चैंपियन की खासियत जान के आप हैरान हो जाओगे। एक दिन 10 लॉयर्स को बिठाया गया पीछे चेस बोर्ड के साथ, दिमाग वालों को, इसको सामने बिठाया गया आंखों पे पट्टी बांध के, 320 प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और बस माइक दिया गया। वो लोग माइक में बस बोलते थे, 10 लोग एक साथ अपनी चाल चल रहे थे, ये माइक में आंखों पे पट्टी बांध के पीछे सब खेल रहे थे। इसने सारा अच्छा अब इधर से घोड़ा चलो, इधर से, और उसमें वो सबको हराया। तो आप सोचो ऐसे बंदे को एक इंडियन ने हरा दिया। सो वो तो है, हम लोगों का क्या एक फैसिनेशन होता है गोरी चमड़ी को लेके, बाहर के लोग हैं तो फिर अच्छे ही होंगे, वेस्टर्न, हमको हमारे ही देश के उसमें। पर आप देखिए कितने गर्व की बात है कि हमारे इधर का एक इतना टैलेंटेड इंसान है जिसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और ऐसा हम पहली बार नहीं, पहले भी कर चुके हैं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि थिंग्स असाइड हमें उन टैलेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑन करप्शन, तो पॉलिटिकल नेक्सस हो जाता है, इसके चक्कर में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों का ग्रीड बहुत ज्यादा इसके चक्कर में पड़ रहा है, और साथ में कहीं ना कहीं ये जो आए दिन धंधली चले जाती है, और फिर लोग एक बार ट्रैप में फंस जाते हैं, वो फंसते जाते हैं, और ये इतिहास में भी हो चुका है। आप हर्षद मेहता देखिए, एक बार वो लूप होल में पड़ गए, उसके बाद वो ग्रीड का अंत ही नहीं हुआ, क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है ना। अगर किसी बड़े ट्रेडर को 18,000 स्क्वायर फीट का बांद्रा के पास इतना बढ़िया घर मिल जाए, उसके बाद लेक्सस उस समय की जो सबसे फेमस गाड़ी थी, 42 लाख की गाड़ी आप चलाओ 1991 1992 में, 24 करोड़ का टैक्स इंडिविजुअल आप भरो 91-92 में, तो वो लत ऐसी लग गई है कि वो गलत काम पे गलत काम करते गए जब तक पानी ऊपर से ना निकल गया, और फिर एट द एंड वो बबल फट गया। तो पॉइंट वही रहेगा कि करप्शन है तो हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत है, अभी तो बहुत है। मतलब इसी के चलते, जैसे आपने उस बच्चे का भी बताया, अगर हमारा यहाँ से ध्यान हटे तो हम उसकी कुछ अपलिफ्टमेंट पे, उनकी ग्रूमिंग पे कुछ लगाएं। आप खुद सोचिए, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो हमने इसकी बात करी, 14 पीक्स करके एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, जिसपे कि लोग ट्रैकिंग, उसमें दिखाया गया है किस प्रकार के नेपाल के जो एक व्यक्ति है, उनको क्या बोलते हैं शेरपास, नेपाल के शेरपास हैं, तो उनकी पोटेंशियल दिखाई। शेरपास बहुत अंडररेटेड है। सो नेपाल के जो शेरपास हैं, ये लोग इतना वेट उठा के इतने पहाड़ चल लेंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी। और तो 14 पीक्स में क्या होता है कि 8,000 मीटर्स टोटल 14 है, मतलब सबसे बड़े पीक्स हैं जो चाइना में भी है, नेपाल में भी है, भारत में भी है, हर जगह पर। ये मैंने ऑलमोस्ट ये सीरीज 1-2 साल पहले देखी हुई थी। तो वहां पर ऐसा था कि ये शेरपास को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, वो बंदा वो आर्मी में था, आर्मी छोड़ के उसने सारी ट्रैकिंग व्रैकिंग करी, बहुत सॉलिड इंसान है, उसने ये सारी चीजें वहां पे कवर करी। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, अगर एक क्रिकेट टीम आती है, कहीं पर भी आती है, तो धूम धड़ाका पूरे रैलियां निकल जाती है। ये लोग इतना बड़ा अचीवमेंट करके आए। 8,000 मीटर इससे पहले एक विदेशी का रिकॉर्ड था, उसने 14 साल में सारे कवर किए थे, इन्हें 6 महीने
कि इस समय में 6 से 7 महीने में ये कवर कर लिए, जिंदा लौटा है बहुत बड़ी बात है। भाग भाग के कवर कर रहे थे, जो कि मुश्किल है। आप खुद सोचो, -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है और आप भाग भाग के इस चीज को कवर कर सकते हो, मतलब इनक्रेडिबल। बट उनको रिसीव करने के लिए लिमिटेड लोग और कुछ मीडिया वाले। सेम हमारे देश में भी देख लीजिए, क्रिकेट के पीछे हर कोई बावला हो रहा है। एक हॉकी टीम जीत के विमेन्स टीम आती है, हार्डली कुछ, वो तो चलिए चक दे इंडिया बन गई तो इसलिए लोगों ने थोड़ा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। बैडमिंटन में चलिए 1-2 नगीने निकला है तो लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। बट ये दुर्भाग्य है, क्यों? क्योंकि सबको पता है क्रिकेट में ही पैसा है, तो क्रिकेट को ही प्रमोट किया जाता है। क्रिकेट में अंधाधुंध पैसा है। टैक्स भी IPL के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जिस ऐप की बात करी, जिन ऐप्स की बात करें, बेटिंग ऐप्स, आप खुद सोचिए, सरकार को 24,000 करोड़ रुपए का फायदा इनसे होता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स, GST एंड ऑल, तो वो क्यों बंद कराएंगे? पहली चीज, उधर से फायदा हो रहा है। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि इतना बड़ा ये बिजनेस है, मतलब इसके चक्कर में लोग इतने यूनाइटेड रहते हैं कि सबसे ज्यादा इधर बिजनेसमैन का भी फायदा इसी चीज में रहती है। अदरवाइज आप खुद सोचिए ना, सेलिब्रिटीज क्यों टीम्स ओन कर रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा क्रिकेट टीम्स क्यों ओन कर रहे हैं? क्योंकि उसमें फायदा ही फायदा है। साल भर का 400-500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वहां पे अगर निकल रहा है तो वो क्यों नहीं करेंगे? सो पॉइंट यही है कि हमारे देश में करप्शन है, अक्रॉस दिस थिंग है। मतलब कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में निकला था, वहां पे तो पूरे एजुकेशन में ही स्कैम निकला था। व्यापम, बिल्कुल। आप खुद देखिए, व्यापम कितना बड़ा घोटाला था। आज कोई नाम ही किसी को बोलो ना, किसी को नाम याद ही नहीं। द रीजन इज ना कि हम लोगों का रिटेंशन स्पैन बहुत कम है आज। अब मैं तो सीधे अब लोगों को जीवन की सच्चाई आज मैं बताता हूँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया लेकिन इससे रिलेटेड है, ठीक है? और ये मैंने बहुत, मतलब लास्ट 4-5 साल से रियलाइज करा हुआ है, 5 साल से। और मैं सबको बोलता हूँ, मानता कोई नहीं हो, पता लगे, बट मैं मानता हूँ। तो हम परिवार में जब गए तो हम एक ट्रिप से आए, टूर से करके आए, तो हम देखे टीवी हमारे लगा हुआ है। टीवी हम नहीं देखते, बस हमें छोड़ के सब देखते हैं वहाँ पे, ठीक है? हमने पता नहीं लास्ट टीवी कब देखा होगा, ऐसे कभी बाहर कहीं ऐसे देख लिया IPL का तो ऐसा कुछ है, बाकी तो नहीं। तो हम देख रहे हैं बेचारे, अरे भाई ये चले गए, बड़ा ये है। मैंने सीधे बोला, मतलब मैंने बहुत रिस्पेक्ट है, ओम शांति, मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल। मैंने बोला 5-6 दिन बाद कोई याद नहीं करने वाला, रिलैक्स करो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मतलब बोले अरे ऐसा नहीं, ये ठीक है। सेम चीज़ 3-4 बार हुई। अब मैं बताता हूँ क्या, अब लोगों को ये रियलाइज होगा। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे देश की सबसे अच्छी गायिका लेट लता मंगेशकर गई। आज हम कितने बार उनका नाम ले रहे हैं? आपने खुद मेरे मुख से इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद ये नाम सुना होगा। तब क्या, अरे द एंजल, नाइटिंगेल, ये वो सारी चीजें थी, वो छोड़िए, रिसेंट और पास में आ जाते हैं। हम इतना आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम दिन में कितने बार रतन टाटा जी का नाम ले रहे हैं? और उस समय पे देखिए, हर बंदे ने अपनी सोशल मीडिया की स्टोरी पे लगाया जैसे कि भाई तुम्हारा जीवन इसी पे चलता है, शो ऑफ सब ने कि भाई द लेजेंड, द ये। उस टाइम तो हैशटैग भी कैप्चर हैशटैग चले, ट्विटर चले, 2 दिन चला, फिर एक दूसरा वो आ गया, सब भूल गए। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, सब कितनी तारीफ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी लेगेसी चले गई है, बट ये लाइफ की सच्चाई है। आज के समय पे किसी को कोई परवाह नहीं है। सिर्फ आपका बर्थडे आएगा, जयंती आएगा, उस समय पे याद करेंगे। आपके परिवार वालों के अलावा कोई मिस नहीं करेगा, ये फैक्ट है। तो इतना सेल्फ ऑब्सेशन सही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब सोचना छोड़ो, अपने कर्म पे फोकस करो। 2 चीजें आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए। एक तो जो मुझे लगता है, एक तो लोग क्या कहेंगे ये सब सोचना छोड़ो, और दूसरा इस वीडियो को लाइक करो। ये तो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। That was good. So हमने एक करप्शन की बात करी। अब एक और बताइए, इसमें तो हमारा जो बलून आपने डिफ्लेट कर ही दिया है। ये बताइए, हम जापान से हम लोग बोल रहे हैं आगे निकल गया, मेरे को तो हंसी आती है, बट यू टेल मी। देखिए, जापान से क्या हम आगे निकले? नीति आयोग का रिपोर्ट ये कहता है कि भाई हम $4 ट्रिलियन के ऊपर निकल गए, जापान से आगे निकल गए, ठीक है? अब इसको अगर फैक्ट्स के हिसाब से देखें, एक हद तक सही है। नॉमिनल GDP जो है वो हमारी उससे ज्यादा है, ठीक है? लेकिन पर कैपिटा GDP का क्या है? पर कैपिटा GDP अगर का डिफरेंस हम देखते हैं तो वहां पर $32,000 का है और हमारा $2,900 का है। डिफरेंस वास्ट देखिए। आमदनी की भी तो बात करें हमने, जो इनकम डिस्पैरिटी की बात करी है, टेक्नोलॉजीज की भी बात कर लेते हैं। यस, जापान का GDP स्टैग्नेटेड है क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत स्पीड में हुई है, डेट इन्फ्यूज हुआ था, बहुत कर्जा लिया हुआ है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखिए, टेक्नोलॉजिकल चीजें देखिए। हम अगर इसको
पैसों के मामले में बोले, जीडीपी के मामले में बोले, वो तो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ा तो वहां पर हो गया, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। इस गति में तो हमको ये भी कहा जा रहा है अगले 4 साल में हम टॉप 3 में भी आ जाएंगे, ठीक है, टॉप 3 मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी, ये होलसम नंबर होते हैं। बट हाँ, हम जापान से कुछ चीज में आ गए जिसको शायद रिपोर्ट करना चाहिए। हम किस चीज में आ गए? जापान में अभी एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है और उसको कहते हैं अकेलापन, लोनलीनेस। आप जान के हैरान हो जाओगे, जापान में रेस्टोरेंट में मैक्सिमम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, अकेले लोग जाके खा रहे हैं, उनके साथ कोई बैठने वाला नहीं है। जापान में सर्विसेज चलती, हमारे इधर जैसे आजकल टिंडर बम्बल चल रहा है, वहां पर ये चलती है कि भाई आपको अगर रेंट पे माँ चाहिए, बाप चाहिए, भाई चाहिए, बहन चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो मूवीज में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ये रियलिटी है। उसके लिए लोग एक घंटे के INR में 6,000-8,000 रुपए दे रहे हैं कि हाँ यार मेरे को एक माँ का आंचल चाहिए, मेरे को एक बाप। तो आपको रेंट पे माँ, बाप, बहन, भाई सब मिलेंगे। रेंट अ गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट वहीं से चालू हुआ था, जो आपने बीच में इंस्टाग्राम में भारत में देखा होगा कि मैं आपके साथ डेट पे जाऊंगा, उसके 1,000 रुपए, आपको रोज भी दूंगा 1,500, आपको पैम्पर करूंगा 2,000। ये इंडिया में है, वो वहां पे कंसेप्ट काफी समय से चल रहा है। वहां पर इतना अकेलापन है। हमारे इधर अगर आप लोकल्स में जाते हो या मेट्रोज में जाते हो तो एटलीस्ट माहौल बना रहता है, कुछ नहीं तो 2 आंटियां लड़ती रहती हैं सीट के लिए, कुछ तो होता है। वहां पे सब बैठे रहते हैं शांत, खड़े हैं तो खड़े हैं शांत। इतना ज्यादा लोनलीनेस हो गया है। वहां की सरकार लेट 90s से पीछे पड़ी हुई है कि भाई तुम लोग लैला मजनू बनो, तुम जानू शोना करो, क्योंकि इस लोनलीनेस के चक्कर में बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं। उनका बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन नहीं है। एग्जैक्टली, भारत से उनको कुछ सीखना चाहिए, बट नहीं, उनको सीखना। बट यहाँ पे भी अब तो बोल रहे हैं डिक्लाइन पे है, स्टैग्नेंट है। देखिए क्या होता है कि मेट्रो सिटीज में लोग थोड़े से सेंसिबल हो गए, बट अगर रूरल एरिया पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर मैरिजेस दीस डेज, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ, तो ये देखिए, ये सच्चाई है। क्या हो रहा है कि, और ये तो मेरा एक प्रिडिक्शन भी है कि आने वाले 15 साल में, तो आप फैमिलीज की हिस्ट्री देखिए, विदाउट टेकिंग एन ऑफेंस, अगर आप देखेंगे तो भारत में आज से 100 साल पहले 40-50 लोगों की फैमिली साथ में रहती थी गांव में, ठीक है, सब मिलजुल के रहते थे। उसके कुछ साल बाद 20-25 साल के अंदर ट्रांजिशन देखे क्या होगा कि वो 20 लोगों की फैमिली हो गई। उसके और 25-30 साल बाद क्या हो गया कि वो 10 लोगों की फैमिली हो गई। उसके बाद क्या होगा कि भाई पापा मम्मी 4 बच्चे, 4 से 5 बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 2 बच्चे। उसके बाद अब ये ट्रेंड आ गया काफी मेट्रोज में 1 बच्चा। अब ये भी आ गया, इफ यू गो टू बैंगलोर, मुंबई, 9 बच्चा, ठीक है, कि भाई हम बिना बच्चे के भी रहेंगे। यहां तक तो पहुंच गए। अब जिस हिसाब से परिस्थितियां चल रही हैं, यू डोंट बी सरप्राइज, भारत में मोनो फैमिलीज बहुत ज्यादा होंगी। केवल एक लड़का रहेगा, केवल एक लड़की रहेगी। क्यों? आप देखिए डाइवोर्स के रेट के स्पीड पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज भी भले ही बोलेंगे वी आर द लोएस्ट 1%, वो इसलिए कि कोर्ट में पेंडिंग केसेस है। भारत की कोर्ट नहीं चाहती है कि मैक्सिमम लोगों का डाइवोर्स फुलफिल हो जाए। अच्छा, ये भी एक रीजन है। ये साल भर का उनको समय मिलता है, काउंसलर मिलता है कि बात कर लो यार, निपटा लो, जैसे तैसे करके फैमिलीज वालों को इन्वॉल्व करके। अगर वो सब एक साथ विदेशों जैसा साइन होने लग जाए तो पता नहीं कितने सारे हो जाए। दैट इज नंबर 1। दूसरा, आजकल भारत के मैरिजेस में एक नया कंसेप्ट चल रहा है, लिव अलोन कंसेप्ट। दोनों मियाँ बीवी शादी करेंगे लेकिन दोनों अलग रहेंगे, कि भाई तुम्हारा प्रेफरेंस, मेरा प्रेफरेंस। रिलेशनशिप तो जेनजी ने पता नहीं क्या ही बना दिया। सिचुएशनशिप, कंपेनियनशिप, उसके बाद बेंचिंग, कफिंग, भगवान जाने, बेड क्रम्बिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें बना दी है। हाँ, घोस्टिंग, वो सारे कंसेप्ट पता है ना क्या बोलते हैं। So पॉडकास्ट सुन नहीं, बट दिस इज द रियलिटी। मतलब मैं भी करूँ, अच्छा ये सारी चीजें भी आ गई है। लिव इन तक पता रहता था, अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है। और एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट पता था, अब तो दुनिया भर के क्या क्या चीजें आ रही हैं, पता नहीं, मतलब वेरी रैंडम। तो आप ये देखिए, अच्छा, और वो देखिए हमारे देश में जो ये सारी चीजें, अकेलापन है और ये सारी चीजें हमारे इधर भी आ रही है। 1 in 5 men in India are lonely, वो अकेले हैं। और लोनलीनेस इज इक्वल टू स्मोकिंग 15 सिगरेट्स। वो इतना मेंटल डैमेज, मेंटल ट्रॉमा आपको देता है 15। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को डिफरेंस नहीं पता बिटवीन बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन। बीइंग लोनली का अर्थ ये होता है कि भाई आप लोनली, तो बहुत सारे शादीशुदा लोग भी हैं, बहुत सारे कपल्स भी हैं, साथ में हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं है, थोड़ा डीप है। बट अगर आप ये देखेंगे, लोनली इन द सेंस उनको इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। उनको जब कोई चाहिए, कोई है ही नहीं, वो अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। बोलने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मियाँ बीवी है, लेकिन दोनों अपने में ही है, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट देना चाहता है या चाहती है, दूसरा उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ रहा है? आज के समय में काफी सारी लड़कियां हैं जिन्हों अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा चैट जीपीटी पे ट्रस्ट कर रही हैं।
उन्होंने चैट जीपीटी को अपना हमदर्द बना लिया, उससे बातें करती हैं एंड उनसे मैं तो कुछ को जानता हूँ, मेरी वार्तालाप होती है तो वो कहते हैं कि भाई एटलीस्ट इमोशनली अवेलेबल तो है चैट जीपीटी। मैं उनको समझाता हूँ तो मशीन है, बोले जो भी हो हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है, एटलीस्ट वो तो है। यार मैं अनन्या पांडे की मूवी भी आई थी ना, हाँ एग्जैक्टली, कंट्रोल सीटीआर आप देखिए, एंड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट दिस इज द रियलिटी। लोगों को ये लग रहा है कि ये वाली चीज, इसलिए तो अजीब अजीब इनोवेशन हो रहे हैं। मतलब अकेलेपन, इलॉन मस्क भाई साहब को ले लो, इलॉन मस्क ने क्या बना दिया, टाइम पास में ऑप्टिमस बना दिया। ऑप्टिमस क्या है? ऑप्टिमस ऐसे रोबोट हैं कि आपके घर में किसी को काम वाम करवाना है, टाइम पास करना है कि तू बैठ, तू मेरे गप्पे सुन, तो उन्होंने ऑप्टिमस बना दिया। ऑप्टिमस बैठ के डांस करेगा, ऐसा रोबोट बनवा दिया। तो मतलब वो अलग ही चीज चल रही है। तो अकेलापन इज अ पैंडेमिक, जिस चीज की बात करें, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिस पे कोई नहीं। और डाइवोर्स रेट क्यों नहीं बढ़ेंगे? आप खुद ये चीज देखिए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है नहीं। 90% अरेंज मैरिजेस होते हैं हमारे देश में, जिसको लोगों को पता ही नहीं है लड़के का क्या प्रेफरेंस है, लड़की क्या प्रेफरेंस है। पहले लड़कियां सह लेती थी क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, दे हैड नो ऑप्शन। वो खुद ज्यादा काम नहीं करते थे बाहर। बट नाउ विमेन नो कि बॉस वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू। तो गिवन एन ऑप्शन, अगर हम एक सैचुरेशन पॉइंट है वो अगर निकल गया तो वी विल ऑप्ट आउट ऑफ दिस थिंग। दैट्स व्हाई ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। पहले वो मार खा रहे थे, बहुत घरेलू हिंसा पहले भी होती थी, सारी चीजें होती थी, बट दे वर स्टिल देयर। बट अब दे आर नोइंग कि बॉस दीज आर द लाइन्स, हमको एक लाइन, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ भी कहो, बीइंग अ मेल ऑल्सो मैं कहूँगा यार हमारे देश में है 95% को मेल ईगो तो होता है, और मेल ईगो छोटे छोटी चीज़ों में हर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है ना, इमोशनल कोशेंट की अगर बात करें, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन विमेन का इमोशनल कोशेंट मेन से तो ज़्यादा होता ही है, नो डाउट, वो इमोशनली ज़्यादा वो होती हैं। बट मेन को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे एक डीप चीज़ मैं लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि इफ दे आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, आपको छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी जो आप नहीं समझ पा रहे। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेल फिजियोलॉजी एंड फीमेल फिजियोलॉजी इज डिफरेंट। दे गो थ्रू अ साइकिल। उस समय पे उनके इमोशंस, वो उस पर काबू नहीं है, दैट बाय डिफॉल्ट हैपेंस। बट मेन आर लाइक जो चल रहा है वो उस हिसाब से सोचते हैं। मतलब एक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि हमारा एजुकेशन भी वही पुरानी रटी रटाई चीजें ही करवाया जा रहा है। हमको आप बताओ, हमको सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा। मैं जीवन में आज तक किसी ग्रोसरी दुकान में नहीं गया भैया साइन थीटा के हिसाब से मेरे को गेहूं दे देना, कॉस थीटा के हिसाब से साबुन दे देना। भाई उतना ही तक पढ़ाओ ना। मतलब जापान में एक ये डिफरेंस होता है कि भैया एक पॉइंट के बाद वही चीज पढ़ाई जाती है, उसी चीज के लिए तैयारी करी जाती है जिसके लिए आप बने हो। तो चैंपियंस तो बनने ही है ना, सिंपल सी। ये जो वर्ल्ड चैंपियन हमारे इंडिया की बात करते हैं, चलिए मैंने जस्ट बिकॉज इसका रेफरेंस दिया है, उसके माता पिता इतने प्रैग्मेटिक थे, उसके पिताजी ने जॉब छोड़ दी थी, ठीक है, ताकि इसको सपोर्ट कर सके। उसकी मदर वर्क करती थी क्योंकि उस सिटी में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर हो सकता था, मदर कर रही थी, पिताजी इसको सपोर्ट कर रहे थे। कितने माँ बाप होंगे 17 साल के बच्चे को सपोर्ट करने के लिए इस लेवल तक जाएंगे कि तेरा पैशन चेस है भाई साहब, पढ़ाई छोड़ के तो अगर हमारे देश में कुछ बोल दो तो कोई सपोर्ट भी नहीं मिलना है कि तू बर्बाद हो जाएगा, क्या खेलने कूदने में लगा हुआ है। एक जनरेशन ये है, और एक जनरेशन अब तो वो वाली है पेरेंट्स वाली, जो खुद की भी बहुत एम्बिशंस है एंड दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट फ्रॉम फैमिली प्रेशर। अब उसके लिए वो क्या ही करेंगे? एग्जैक्टली क्या ही करेंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें मेस्ड अप है। बट पॉजिटिव साइड ये है कि जब इस तरह के पॉडकास्ट हो रहे हैं या लोग किताबें पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पे हल्के फुल्के चेंजेस भी हो रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आगे चल के चीजें यहाँ पर और सुधरें, जितनी चीजें हो सकते हैं। तो जापान लोनलीनेस में के चक्कर में हमसे पीछे है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के चक्कर में पीछे है, बट पर कैपिटा जीडीपी जो देखा जाए उसमें तो हम बहुत पीछे हैं। लाइफस्टाइल में हम बहुत पीछे हैं, लॉन्जिविटी में हम बहुत पीछे हैं। जापान का ही कंसेप्ट इकिगाई चलता है, जिसकी किताब काफी पॉपुलर हुई थी। तो वहां पे लोग रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। जापान और भारत में एक बहुत बड़ा फर्क है। 80 साल की उम्र में भी उनसे पूछा आप रिटायर और नहीं क्या करते, बोले गार्डनिंग करता हूँ, शाम को ये करता हूँ। हमारे देश में एक दिमाग में घुसा दिया भाई 50 साल के हो गए, 55 साल तो घर पे बैठो। आप जब घर पे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए फिर ओल्ड लोग फिर क्या करते होंगे, बस कोई काम धंधा नहीं, घर पे क्लेश करेंगे, चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, फिर बहू को परेशान करेंगे, फिर दामाद जी को परेशान करेंगे, बस फिर कलेश होंगे। यही होता है। अब वो सोचो ना 50-60 ईयर ओल्ड बाहर जाके एटलीस्ट वॉकिंग करे, थोड़ा अपना काम करे, बट क्या है इधर अखबार ही पढ़ते रहेंगे। हाँ फिर भाई देश में ये हो गया। अखबार में कौन सी अच्छी चीज होती है? 90% तो नेगेटिव ही चीज मिल रही है। और आजकल तो स्पॉन्सर्ड चीज मिल रही है। हाँ मतलब 80% एड्स है, 20% अटैक हो गया, ब्लास्ट हो गया, ये हो गया। अब आप खुद सोचो, इतने सारे लोग जो ये सब देखते रहते हैं, दिन भर देखते रहते हैं, आज इधर हुआ,
अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है, बट आपको समझ में आ गया ना, बार बार हर दिन अगर आप वही देखोगे कि ये है ये, तो उससे चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करना है तो ग्राउंड पे जाओ ना, अगर आपको सही में चेंज करना है। अरे भाई देश में तो बड़ा ये हो गया, आप क्या कर रहे हो देश के लिए? कुछ नहीं कर रहे हो। सेम चीज अगर आप कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हम दोनों क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट एम्पलीफाई तो कर रहे हैं मैसेज। हो सकता है कोई व्यक्ति जो सिंसियरली इस चीज को ले, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे को काफी सारे लोग एयरपोर्ट्स में और इधर मिलते हैं कि बॉस आपकी ये चीज सुनी, ये चीज एग्जीक्यूट करी, ये चीज हुई। राइट। सो वो अगर 146 करोड़ की आबादी में अगर 2 लोग भी बदल जाते हैं तो हमारा हम दोनों का काम हो जाता है वहीं। राइट। सो आई थिंक सबको अपनी अपनी, एक इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करके अपना कोशिश करता है, एक IAS ऑफिसर को ऑनेस्टली काम करके उस चीज को कोशिश करनी चाहिए। सब मिलके अगर ये वाली चीज करेंगे तो सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। टोटली। अच्छा अभिषेक, अभी आपने एक चीज़ बोली कि जैसे ऑप्टिमस का आपने बताया, इलॉन मस्क का ऑप्टिमस है, और हम CTRL की बात कर रहे थे मूवी की, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रेंटेड रिश्तेदार आते हैं, रेंटेड फ्रेंड्स हैं वो। तो अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर इन दोनों में वो करना हो तो फिर AI क्या बुरा है? मतलब अगर आपने रेंट पे ही अगर देखिए AI ना आज से कुछ साल पहले कुछ मूवी सीरीज आई थी, टर्मिनेटर आपने देखी होगी, द जजमेंट डे, और उसके काफी आर्नोल्ड उससे फेमस हुए थे। तो उसमें थोड़ा बहुत रेफरेंस रोबोट्स और AI का यही दिखाया था कि एक दिन ये हम पे काबू कर लेंगे, निकल जाएंगे। ऐसा होगा? ऐसे कुछ चीजें इंसिडेंट्स हो गई हैं, आपको जान के हैरानी होगी। मैं 2-3 इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ और आपको लगेगा कि भाई ये दुनिया में क्या चल रहा है। तो पैलिसेड करके एक कंपनी है, तो उन्होंने अपने AI को बोला कि भाई तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। और उनको ये कहा था कि भैया 3 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये हमने 3 दिए, उसके बाद अपने आप बंद हो जाना। तो बोले ठीक है। वो AI 3 सम्स करे, उसके बाद बंद नहीं हुआ। वो और सम्स बनाता गया और खुद ही सॉल्व करता गया। AI ने अपना खुद का दिमाग लगा लिया और बंद नहीं हुआ, उसको अलग से शट डाउन मतलब उसने कमांड भी नहीं लिया कि बेटा तुम जाओ भाड़ में, मैं अब 3 सीख गया, मेरे को मजा आ रहा है, मैं और मैथ्स करूंगा। ये हुआ पहला। दूसरा एंट्रोपिक, मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ तो प्लीज डोंट माइंड। एंट्रोपिक करके एक क्लाउड में AI था, तो उसमें एक कंपनी ने क्या करा, उन्होंने बोला एक फेक कंपनी का मॉडल बनाओ, एक फेक कंपनी बनाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें ये ऑपरेशंस रन करो, क्योंकि उनको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट करना था। तो उन्होंने बोला एक फेक कंपनी, उसके ऑपरेशंस रन करो और हमें देखना है उसके बाद क्या होता है। रिजल्ट्स आ गए। अब उसके बाद उन्होंने कंपनी के ओनर ने इंजीनियर को बोला, जो जिसने ये बनाया, कि बोले अब एक काम करो, फेक कंपनी बना के उसके रिजल्ट देख लिया, अब इसको बोल दो कि इस पर्टिकुलर कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दो, इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इंजीनियर ने प्रॉम्प्ट दिया, इंजीनियर प्रॉम्प्ट देके रात को निकल गया। अगले दिन सुबह आके इंजीनियर के होश उड़ जाते हैं। क्यों? उस AI ने चैट में क्या लिखा हुआ है कि बॉस मुझे पता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है कंपनी की इस लड़की के साथ, कंपनी के क्लॉज के अगेंस्ट, तुम पे लोन लगा हुआ है, नौकरी से निकल जाओगे, क्या करोगे? रातों रात इसने उसके सारे ईमेल एक्सेस कर लिए और उसको ब्लैकमेल करा AI ने कि बेटा अगर प्रोग्राम बंद किया तो मैं ये लीक कर दूंगा। Imagine. सो ये AI इस हद तक जा चुका है। सो पॉइंट इज कि इस तरह के कुछ स्टेजेस देखे गए। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर ने आज से कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट अपने इधर बिठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलेंगे कि कुछ एक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे। वो लैंग्वेज शुरू करा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसने धमकी दे दी। उसने क्या बोला? आई विल फिनिश यू। उनको फाइनली पूरा सर्वर बंद करना पड़ा था। मार्क जुकरबर्ग ने बोला आपके बाद मैं इतना ज़्यादा ये सारी टेस्टिंग सोच समझ के करने वाला हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे रूप देखे गए हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट बनाया गया, एग्जीबिशन में रखा गया, जिसको ह्यूमनॉइड फॉर्म दिया गया, उससे पूछा गया कि भाई व्हाट इज योर एंड गोल? टू फिनिश मैनकाइंड। कि बोला उसने। आप देखिए ना, एक मूवी आई है मेगन का सेकंड पार्ट भी अभी आई थिंक सो आने वाला है। इन्हीं चीज़ों से, रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। काफ़ी सारी मूवीज जो हम फिक्शनल देखते हैं वो कहीं ना कहीं नॉवल और ये सब रियल लाइफ से इंस्पायर्ड रहती है। तो AI के थ्रेट्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं। इवन ऑन द जॉब फ्रंट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो आज तक खा रहे हैं, तो हमें ही खा जाएंगे। सब खा रहे हैं यार। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो आज तक इतने ले ऑफ नहीं करती थी, 2019 के बाद सबसे बड़ा ले ऑफ 8,000 लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ा उसे। गूगल कह रही है 100-200 निकालेगी, अमेजॉन बोल रही है 100-200 निकालेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की जगह लेती जा रही है। सो वहां पर एक डोमिनेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल भी अलग है। इलॉन मस्क को देखिए, इलॉन मस्क एक दिन बैठे हुए हैं अपने मोबाइल पे देख रहे हैं और मोबाइल पे चैट कर रहे हैं। अब जैसे बहुत लोगों को आलस आता है कौन इतना बड़ा टेक्स्ट करे, तो हम लोग तो चलो फोन लगा लेते हैं, वो फोन नहीं लगा। बोले यार फोन भी कौन लगाए,
तो उनके दिमाग में आइडिया है, बोला कैसा रहेगा कि अगर मैं बस दिमाग में सोचूं और सारी चीजें होने लग जाए, जैसे मूवीज में देखते हैं कुछ एक्समैन की मूवीज में दिमाग में सोच के कर लिया, प्रोफेसर एक्स करता है, इलॉन मस्क ने वो चीज बना दी, न्यूरालिंक। एक कॉइन शेप आपके दिमाग में फिट होगा, आप बस सोचोगे और वो चीज होने लग जाएगी। और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा किस चीज पे, एक व्यक्ति को लिया जो पैरालिटिक था, उसके दिमाग में लगाया, वो बंदा चेस खेल रहा है। आप सोचिए, वो जैसे मुंह सोच रहा है कंप्यूटर वैसे चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि एआई जितना अच्छा दिख रहा है लोगों को, उतना ही खतरनाक है। चैट जीपीटी पे आप अपनी सारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो वो कहाँ पर जा रहा है, यू हैव नो आइडिया। हाउ इट विल बी यूज्ड, यू हैव नो आइडिया। बट वो सारी चीजें जा रही हैं। डीप फेक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, डीप फेक तो पुराने हो गए हैं। आजकल पूरे के पूरे आपके वीडियो पूरे इतने एक्यूरेट तरीके से बनाए जा रहे हैं। कितने तरीके के स्कैम, अरे मेरे नाम पे इतने फेक वीडियोस बन गए हैं और बेचारे भोले भाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये फेक वीडियोस हैं। एंड दे थिंक कि अभिषेक बोल रहा है, ये कोई सर्विस दे रही है। हम तो बार बार वार्निंग देते, बट स्टिल इन्फ्लुएंसर्स के भी बनते जा रहे हैं कि भाई लोगों को ट्रस्ट है तो इन्हीं की बना दो, सिंपल सी बात है। सो ये सारे, तो इसके काफी ज्यादा डार्क साइड भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समय पे ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा डोमिनेट करने लग जाए, इतना ज्यादा डोमिनेट करने लग जाए कि वो सही में टर्मिनेटर वाली चीजें होने लग जाएंगी। सीरियसली, मतलब ये तो सुन के ऐसा ही लग रहा है। मतलब Exactly. ये नहीं होता जैसे भगवान से हम कुछ विश मांगते हैं, यहाँ पे तो इलॉन मस्क के पास तो एक्चुअली इतने रिसोर्सेज हैं, वो तो ही कैन मेक एवरीथिंग। आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए, पहले इंसान को एक ई बुक 400 पेजेस के पढ़ने के लिए, समझने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 दिन पूरे दिन लगते थे। आज वो 2 मिनट के अंदर पूरा एआई आपको समरी से लेके, उसके मेन लर्निंग से लेके, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, तेलुगु वर्जन, फ्रेंच वर्जन सब निकाल के दे दे रहा है। व्हाट इज, और ये तो अभी की स्थिति है जब हम 2025 में बात कर रहे हैं। इसमें तो और भयंकर तरीके से वर्क कर रहा है। दुर्भाग्य ये, इंडिया इस रेस में पीछे रह जा रहा है, क्योंकि एक सिंपल सा मैथ्स आप देखिए, बाहर की जो सबसे 3 बड़ी कंपनियां हैं जो एआई के साथ काम कर रही हैं, वो है एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रही है, ठीक है। ये लोग अपना सर्विस एक ही कंपनी से ले रहे हैं। जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एक ही कंपनी है जिसका स्टॉक बहुत तेजी से भागा था, फिर गिरा भी था, ठीक है। ये $17 ट्रिलियन कमांड करती है। हमारे इधर टोटल एआई का एक्सपेंडिचर मैक्स $500 बिलियन है। क्यों? क्योंकि हम उधर क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। हमारे इधर आपने कितने बार सुना है कि बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में अडानी और अंबानी ने हाथ मिला लिया है, या टाटाज और अंबानीज ने हाथ मिला लिया। सब अपना इंडिपेंडेंट रेस में ही लगे हुए हैं। बट वहां पर उनको समझ में आ गया कि अपना अपना बिजनेस तो करेंगे, लेकिन एआई ऐसी चीज है, चाइना आगे ना निकल जाए। चाइना में रिसेप्टिव एआई आ चुका है कि भाई इतना तगड़ा वाला है कि भाई आप दुकान के अंदर घुसते हो, आपकी ट्रॉली लेके जाते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ट्रॉली गाइड करेगा। अच्छा अभिषेक वापस आ गए, आप तो हेल्दी खाते हो, लेफ्ट साइड में चले जाओ। अच्छा आपका बजट कितना है बताओ, बोले 5000, तो इसमें ये आ जाएगा, उधर चलो 20% का डिस्काउंट है। आपने ये सारी चीजें उठा ली है, बाहर एग्जिट की जरूरत नहीं है, रेटिना स्कैन हो गया, ओके आपके अकाउंट से पे हो गया, अब आप लेके चले जाओ। इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ी। यार हम कब करेंगे? मतलब हम तो वी आर नोवेयर। मतलब हम कहते हैं चाइना और जापान की बातें करते हैं, हम कैसे होगा ये? मतलब वी आर फार बिहाइंड। मतलब इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, ऑटोमेटिक फ्यूल टैंक्स चाइना में तो भरने लग गए। मतलब आप बस गाड़ी लगाओ, वो करेगा, खोलेगा, अपने आप डालेगा, निकालेगा, पेमेंट हो गया, आप निकल जाओ। इंसान की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इस हिसाब से उधर पूरा वर्क चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, उस पर बहुत एक्सटेंसिव वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रही है। US इज वर्किंग डे एंड नाइट। हम लोग बस थोड़ा बहुत कॉपी करने के बाद खुश हो जाते कि देखो हमने ये सारी चीजें कर ली, बट दिस इज द ग्रिम रियलिटी कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसका कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है, कितने बुरी तरीके से ये सारी चीजें, इवन इन द फील्ड ऑफ कंटेंट आप देखिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर रहा है यार। अभी तो एआई चैनल्स कितने चल रहे हैं। अब एआई एग्जैक्टली, एआई इन्फ्लुएंसर्स आप देखिए, ये जितने लड़के अगर देख रहे होंगे जो स्क्रॉल करते करते खुश हो जाते हैं, वाह क्या लड़की है, क्या लड़की है। भैया वो लड़की असली भी नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आप लोग देख रहे हो। उसके चक्कर में वो महीने के 2-3 लाख 5 लाख एआई कमा रहा है। और ऐसा सोचो जो उसके पीछे होगा मास्टरमाइंड, उसने 10-15 एआई बना लिए होंगे। इमेजिन। सो टेरिबल दिस थिंग्स। तो दीज आर द डार्क साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे मेरे को दो तीन और क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो
इलॉन मस्क की हमने बात करी, अभी तो वो इधर भी एआई में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं साथ में, ये इनका स्टारलिंक का क्या सीन है? स्टारलिंक से क्या अचीव करना चाहते हैं ये लोग? सो ये स्टारलिंक बेसिकली क्या होता है, एक बार इलॉन मस्क आराम से जा रहे थे, रशिया जा रहे थे, क्योंकि इनका 2003 के आसपास की बात होगी, 2002-2003। तो उन्होंने बोला, इन्होंने एक नॉवल पढ़ ली, पढ़ते बहुत थे, तो उन्होंने बोला मंगल ग्रह चलेंगे। मतलब हम लोग सोचते हैं कि चलो गुवाहाटी चले जाओ या फिर जब इधर चले जाओ, बाली चले जाओ, इधर चले, उनको मंगल, इनका अलग ही चलता है, मार्स चलना है। तो फिर बोले मार्स जाना है, तो बोले मार्स जाने के लिए क्या लगेगा, रॉकेट लगेगा। तो रशिया गए, रशिया वालों को प्रपोजल दिया, 120 करोड़ देंगे हमको, ये 2 रॉकेट दे दो, हम इससे उड़ के जाएंगे। रशिया वालों ने मना कर दिया। तो वो हो गया इनका ईगो हर्ट कि भाई ऐसा कैसे? तो फिर इनने पहले बना लिया स्पेसएक्स। फिर स्पेसएक्स बनाने के बाद इनने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर ली, ठीक है। अब बहुत सारी सैटेलाइट्स जब लॉन्च कर ली, फिर वापस एक समय ऐसा आया, ऐसे बैठे बैठे इनने फिर कुछ पढ़ लिया, फिर इनने बोला भाई $3 ट्रिलियन का मार्केट है इंटरनेट का, इसको मैं कैसे छोड़ दूं, सब तो मैंने कर लिया है। तो उन्होंने बोला मेरे पास सैटेलाइट्स हैं, ये मेरे को केबल वेबल नहीं डालना है, हम सीधे ऊपर से ही डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्शन दिलवाएंगे इनका। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर ऊपर सैटेलाइट से अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाऊंगा, एक लॉन्च के करीब 1 करोड़ रुपए वहां पे लग जाएंगे। उसका पहले दाम घटाना पड़ेगा, उसको 10 लाख रुपए पे लेके आ गए। बोले मैं 10 लाख रुपए पे लेके आ गया, अब मैं इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि एकमात्र जगह स्पेस जहां से रूरल से लेके हर एरिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। तुम एंटार्क्टिका में बैठो तो भी तुमको मैं इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ऐसा। हाँ, मतलब उनके दिमाग में यही आया, वो अलग ही सोचते हैं। तो उन्होंने वहां से कर लिया, तो स्टारलिंक का वहां से इंटरनेट का आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर भैया, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? भारत। 147 करोड़ की आबादी, तो हमारी सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी सबसे ज्यादा है। 70 करोड़ का स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है, ये तो अभी है, अभी और बढ़ता जाता है हर साल, क्योंकि आए दिन ऑफर चलता रहता है, स्मार्टफोन के दाम घटते जा रहे हैं, गांव-गांव में फोन है। और मोटा भाई तो आके इतना सस्ता कर दिया इंटरनेट। जब तक जियो नहीं आया था 150 MB पर मंथ का एवरेज कंजम्पशन था, जैसे ही जियो आया 15 GB का एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लोगों का कंजम्पशन है। हम लोग भी कहाँ आजकल देख पाते कितना क्या कंजम्पशन हो रहा है, देख ही नहीं रहे, चल ही रहा है। तो भाई इलॉन भाई की नजर पड़ गई, तो इलॉन भाई एंटर करने गए, तो मोटा भाई जैसे तैसे करके कभी कोर्ट कभी इधर कि नहीं ये मोनोपोली हो जाएगी, ये हो जाएगी, जबकि अभी भी उनका एक्सपेंसिव है। अगर जो जियो प्रोवाइड कर रहा है 1800 रुपए में, अगर इलॉन मस्क की सर्विस आती है तो 7,000 रुपए की पड़ रही है, वो एक्सपेंसिव है। लेकिन डर तो बड़े उद्योगपति को है कि ये दाम तो घटवा ही लेते हैं, ये इधर भी कुछ इनोवेशन लगा के घटवा लेंगे कि भाई इधर का सर्विस और ये सारी चीजें, इंडियन सैटेलाइट, कुछ मर्जर कोई भी नई टेक्नोलॉजी थी पहले तो महंगी होती है। बट वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि भाई हम तो आएंगे। तो कहीं ना कहीं मेन क्या है कि स्टारलिंक से, क्योंकि आप सोचिए कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आज दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति, जो भी सबसे शक्तिशाली पैसे वाला इंसान है, वो क्या चाहता है? एक्सेस ऑफ योर डेटा। उसी डेटा के बलबूते पे वो सारी चीजें चेंज कर सकता है, बदल सकता है। बिल गेट्स आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्डर नहीं है, सबसे रिचेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर है। अच्छा, अमेरिका के सबसे ज्यादा रियल एस्टेट उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो GMO पे काम कर रहे हैं। आजकल आप जब मार्केट में जाते हो तो पैकेट्स में आजकल लिखा रहता है ऑर्गेनिक, नो GMO। GMO क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका अर्थ क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपने सिंपल भाषा में देखें तो केले जो होते हैं, तो 2 तरीके के केले, एक आपको लगता है तो नेचुरल है, एक लगता है ना कि इंजेक्शन देके जल्दी उगा दिया और फिर उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है, कच्चे लगते हैं या इस तरह से लगते हैं, करेक्ट। और वो लगता है कि कुछ तो अनइवन सा लगता है। एप्पल में भी देखा होगा कुछ को गजब लाल कर देते हैं। वैक्स वाला तो अलग सिस्टम है, लेकिन अलग ही है, पर अंदर से वो इतने टेस्टी नहीं होते, कुछ अलग रहता है। तो बहुत सारे इंजेक्शन जैसे GMO होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, हर पूरी दुनिया में आबादी इतनी है, सप्लाई उतनी हो नहीं सकती ना। सेम विथ मिल्क है, देसी गाय है कितनी, बहुत कम है। देसी गाय की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसलिए चक्कर में तो अडल्ट्रेशन और ये सारे चीज़ हो रही है, इसलिए तो कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पूरा फूड चेन है। तो बिल गेट्स ने सीधा दिमाग लगाया है कि अगर लोगों के हर घर में घुसना है मेरे को, तो सॉफ्टवेयर सबसे तो नहीं घुस सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग iOS ले लेंगे, कुछ ये ले लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लेंगे, किससे? खाने से ही घुस जाता हूँ, तो वो GMO में घुस रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा लैंड, तो हर बड़ा व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से लोगों का डेटा का एक्सेस या लोगों के जीवन में घुसना चाहता है। इलॉन मस्क ने दूसरा दिमाग लगाया, बोले इंटरनेट तो ऐसी चीज है पूरी दुनिया उसमें घुसेगी, अगर मेरे को सबका एक्सेस मिल गया तो वो कितने डेटा पॉइंट्स उसके पास आ सकते हैं, आप खुद सोचो। वो मतलब इतना डेटा पॉइंट्स आ जाएगा, वो हर चीज सोच सकते हैं। अगर उनके पास 146 करोड़ में से 50 करोड़ लोगों का भी आ गया, तो उनको ये पता है कि अच्छा इंडियन के लोग इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, चलो इस प्रोडक्ट के अराउंड वर्क करा जाए। तो
किस तरफ से इनका व्यापार भी बढ़ता जाएगा, किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते. दैट इज द रीजन वो स्टारलिंक पे आए हुए हैं. और स्टारलिंक के थ्रू अभी इलॉन मस्क का सबसे बड़ा कंपटीशन मुकेश अंबानी जी के साथ चल रहा है. मुकेश अंबानी जी नहीं चाहते कि जियो का मार्केट वहां से हिले, क्योंकि जियो ने भी काफी मेहनत से उस चीज को एस्टैब्लिश करा है. प्लस वो कोशिश बहुत, उनके दोस्त अच्छे हैं तो वो कोशिश करते रहते हैं किसी तरह इसको रोके. लेकिन इलॉन मस्क भैया के तो बड़े भैया अभी नए दोस्त हैं. इलॉन मस्क डोज के मालिक हैं. डोज मतलब डोज कॉइन नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक मिनिस्ट्री बनी है यूएस में जिसके वो है लीडर है. और उसका कर्तव्य ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनका कर्तव्य ये है कि वो 2 से $2.5 ट्रिलियन पैसा बचाएंगे यूएस इकोनॉमी का. क्या करके? यूएस में करीब 448 एजेंसीज हैं, उनको काट के वो सिर्फ 92 एजेंसीज रखेंगे. क्यों काटेंगे? क्योंकि ये वो एजेंसीज हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के पहले इलॉन मस्क पे या तो एलिगेशन या केस चलाते थे, तो बदला लिया जाएगा. इमेजिन, ये तो सीधा सीधा बोले भाई तुमने, इंसान ने बदला लिया, हम तो एजेंसीज ही खत्म कर देंगे. ये तो हम खैर यहाँ पे भी देख रहे हैं. वो तो है. एक ज्यादा तरीके बात से। कर लें तो क्या पता हमारे घर पे 2 एजेंसी आ जाए, सो हम इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे. वैसे एक मेरे को ऐसे दिमाग में आता है, डेटा का आपने बोला, ये ऑफ द मैं दिस थिंग बोल रही हूँ, अपने पूरा जो हमारा फ्लो है उससे अलग बोल रही हूँ. बट मैं वैसे ही सोच रही थी एक दिन कि डेटा, आपको लगता है पॉलिटिशियंस के हाथ पे डेटा लगना चाहिए? या आई वाज जस्ट थिंकिंग, जैसे कॉर्पोरेट है वो तो सीधा सीधा पैसा बनाएगी, राइट? उसमें सीधा सीधा पैसे बनाने. एक बात बताता हूँ आपको, डेटा लग चुका है, लगना क्या है? हाँ मतलब है, मतलब शुड देयर बी सम एजेंसी जो डेटा को होल्ड करे और इनको ना दे, मतलब इनको ऐसा नहीं हो सकता. देखिए इतिहास गवाह है कि कहीं पर भी, चाहे ऑटोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक हो, जहां पर भी पॉलिटिशियंस आते हैं, सो वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते. इसलिए क्रिप्टो का इतना विरोध होता है हमारे देश में. वो सेंट्रलाइज चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे पास रहे, सारे पावर हमारे पास रहे, सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे. सोच के लिए अच्छा है कि कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इन सबको रोक सके, बट ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये लोग खुद नहीं चाहेंगे कि कोई इस प्रकार से एजेंसी हो. आपको जो लगता है व्हाट्सएप का इनक्रिप्टेड डेटा है, नहीं भाई, कोई बड़ी एजेंसी नहीं है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. भाई साहब, अगर कोई एजेंसी का बड़ा बंदा आपके व्हाट्सएप कॉल भी एक्सेस करना चाहे ना, वो भी कर सकता है. डिलीटेड भी, डिलीटेड 1.5-2 साल तक फोरेंसिक वाले कर लेते हैं. आपको कैसा लग रहा है ये जब मोबाइल्स पकड़ते हैं क्रिमिनल्स के, पुराना क्रिमिनल क्या रखता होगा, वो तो डिलीट ही करता है ना, कैसे निकाल लेते हैं? फोरेंसिक वाले सब निकाल लेते हैं. सो ये आम इंसान के लिए बोलने के लिए कि हाँ, आप और मैं एक दूसरे का डेटा इनक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको करना है वो सारी चीजें कर सकते हैं. कैसे होता है कि अचानक से अपोजिशन वाले जहां पर अपना पैसा लेके जाने वाले रहते हैं, अगले दिन उनको पकड़ लिया जाता है, या फिर ये कैसे, कहाँ से पता लग रहा है ये? और जबकि ये बात सिर्फ किसी से फोन पे हुई रहती है जो कि इन्हीं का बंदा रहता है. तो काफी सारी चीजें हैं जो एक्सप्लिसिटली कोई बोलेगा नहीं, बट हमारे भारत की एजेंसीज होती हैं जो सारी चीजें, तो वही जो कहते हैं ना, कहावत है दीवारों के भी कान है, तो बिल्कुल है सब. सो एट प्रेजेंट आप अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, अगर कोई चाहे, अगर सही में, तो वो उसको, कोई बड़ा इंसान चाहे तो वो सारा डेटा ले सकता है. इमेजिन, वही है कि फोन तो मैंने देखा जब से स्मार्टफोन आया, डेटा है, तो दैट्स अ ट्रैप. आप कहीं नहीं बच सकते. एग्जैक्टली. फोन छोड़ो, लैपटॉप. मार्क जुकरबर्ग एक इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू देते देते सामने वाले ने नोटिस करा कि इन्होंने अपने वेबकैम के ऊपर एक स्टिकर लगाया है, ब्लॉक किया हुआ है. आप सोचो, इतना बड़ा इंसान, वो क्यों ब्लॉक किया? उनसे बाद में पूछा गया तो बोले ये लैपटॉप मेरे बेडरूम में रहता है, बंद भी है तो भी सेफ नहीं है. मतलब आपका लैपटॉप बंद भी है तब भी डेटा जा सकता है. अब आप सोचो, इससे ज्यादा हो. ये तो मार्क जुकरबर्ग कर रहा है. वीडियो आपको दिख जाएगी यूट्यूब पे, कहीं सर्च करेंगे तो आप ये दिख जाएगी. तो आप खुद सोचिए कि इतने रईस इंसान अगर ये वाला शब्द कह रहे हैं, ये वाली बात कह रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पर बात होगी. प्रिवेसी कितने लेवल की मेंटेन रहती है? आप खुद सोचिए कि ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो 20,000-30,000 करोड़ रुपए के ऊपर वाले हैं, इन लोगों को आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे, इनका जो फोन रिसीविंग और ये सब भी होता है वो सेक्रेटरी के थ्रू हो रहा है. उनके पास उनका जो खुद का वो होता है वो इतना प्राइवेट रहता है कि वो बाहर किसी को देंगे नहीं. वो सिर्फ वो और उनकी एक फैमिली मेंबर, दैट्स इट. वो जीएसएम छोटे वाले फोन भी एग्जैक्टली, क्योंकि उनको ट्रैक करना मुश्किल है. स्मार्टफोन आराम से हो सकता है, वो वाले फोन को नहीं कर सकते हैं. जो 10-20 हजार करोड़ रुपए रखते हैं अपने अकाउंट में, वो स्मार्टफोन आईफोन यूज नहीं करते हैं. वो छोटा वाला फोन जीएसएम और ये वाले फोन यूज करते हैं. ये यूज करते हैं. एक बात है, आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड से क्या था, ऑर्गेनिज्म, इनकी भी बात करें तो हम इस डायरेक्शन में, अगर हम क्लोनिंग की बात करें, कहाँ तक पहुंचे? ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल है? उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? तो यार 1996 का तो केस था जब शीप को एक क्लोनिंग किया गया था. उसके बाद जब देखा गया था तो इसको थोड़ा सा इलीगल बनाया गया था. लीजा नाम था, आई थिंक सो. मैं गलत होऊंगा तो दोस्त लोग आप बता देना कमेंट्स में. तो 1996-1995 के आसपास था. बट उसके
बाद सीन ये हो गया था कि काफ़ी जगह और देशों में इसको इलीगल करार दिया गया है, लेकिन माना जाता है, मैं भी मानता हूँ कि क्लोनिंग तो हो रही है। सद्दाम हुसैन ने भी अपनी क्लोनिंग करवाई थी, ठीक है। अच्छा। हाँ, द बिग ट्रेटर उसने भी करवाई थी, और ऐसे काफ़ी बड़े बड़े लोग इस पे देखिए क्लोनिंग एक्चुअली एक्सपेंसिव है। एक एक एक्सपेरिमेंट के ऑलमोस्ट मतलब INR के हिसाब से बोलो 300 करोड़ 600 करोड़ रुपए एक एक एक्सपेरिमेंट के लगते हैं, तो एक्सपेंसिव है। इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, इसको वर्क करने के लिए, इस चीज़ को क्रैक करने के लिए तो बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए। लेकिन जैसे चाइना पे आरोप लगा था, चाइना वाला किसी का भरोसा नहीं है भैया। 2018-19 में आरोप लगा था कि बेटा तुम लोगों ने यही कर करके बेबीज किए हुए, क्लोन्ड बेबीज। अब इंसान क्लोनिंग क्यों करना चाहेगा? क्योंकि मूवी वाली बात सच है। मूवीज में क्या दिखाते हैं, स्पेसिफिकली फैंटेसी मूवीज में, कि कोई एक रईस इंसान होता है जो बहुत इविल होता है, वो चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मैं जीवन भर रहूं। तो वो क्लोनिंग करके प्रयत्न वही करते हैं कि हमारे क्लोन इस हिसाब से चलते रहें। अभी सबसे ज्यादा रिसर्च किस चीज पे चल रही है कि जो आइस एज के एनिमल्स थे, जैसे कि मैमथ हो गया, सेबर टूथ लायंस हो गया, इनको वापस कैसे लाया जाएगा, डायनासोर्स को कैसे लाया जाएगा। तो हाँ, डिस्ट्रक्शन वाले काम क्यों कर रहे हैं? अब वो लोगों का काम है, अब वो लोगों को जो अलग अलग शौक चढ़ जाते हैं वो वाले हैं। तो अभी ये वाली चीजें थोड़ी मुश्किल है। छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है, जैसे ऑर्गन के क्लोनिंग पे वर्क चल रहा है, ऑर्गन्स की क्लोनिंग, कि अगर इसी ऑर्गन को क्लोन किया जाए, इसी हार्ट को अगर क्लोन किया जाए, इस पे वर्क चल रहा है। उससे क्या होगा? सो बेसिकली आप सोचिए, अगर ब्रेन क्लोनिंग करते हैं, एलॉन मस्क बोलता है कि मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, बट मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद भी मेरे जैसा कोई, तो अपना ब्रेन का क्लोनिंग करवा देगा कि बॉडी जैसी भी हो बट दिमाग एलॉन मस्क वाला हो। सो अलग सोच रहे हैं, मतलब ये हम लोग जो सोच नहीं, हमारी जो जहाँ सोच खत्म हो रही है, इनकी सोच शुरू होती है। सो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, बट क्लोनिंग इन जनरल इज इलीगल, बट चाइना तो कर रही है, चाइना कर रही है। यूएस नहीं कर रहा? यूएस अब छुप छुपा के कर रहा होगा, तो यूएस अलग लेवल पे जा रहा है वो। अगर लोगों ने कहा नेक्स्ट पार्ट 2 तो उस पर बताएंगे। यूएस माना जाता है एरिया 51, जहां पर कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एलियंस के साथ इनका है, ऐसा माना जाता है कि काफी 30-40 साल से वो हैंड इन हैंड वर्क कर रहे हैं एलियन के साथ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वहां के सिविलियंस ने बहुत बार ये रिपोर्ट किया है। एक बार वहीं के आई थिंक सो रीगन के टाइम पे, प्रेसिडेंसी के टाइम पे, बहुत लोगों ने, एक दो नहीं लाखों लोगों ने स्काईज में देखे थे स्पेसशिप्स, रिपोर्ट भी किए। उनको बाद में बुला रहे नहीं कुछ नहीं, वो मिलिट्री ऑपरेशन चला था, जबकि वो मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था नहीं। ब्राजील में किस्से हुए हैं, जहां पर आज भी कहा जाता है कि ब्राजील के एक पार्ट में लेजर अटैक्स हुए थे ऊपर स्पेसशिप से। अच्छा। सो ये हो गया। डिफेंस के जितने भी एरियाज हैं उनके ऊपर इनकी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन CIA इनको फाइल्स में दबा देती है, सीक्रेट एजेंसी। यूएस स्पेसिफिक ही क्यों होता है? मिसाइल पावर सबसे ज्यादा डिफेंस वाली उन्हीं के पास थी, वो चीज़ है। और किसने बोला इंडिया में नहीं होती है? इंडिया में भी होती है। गो ऑन द नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न बेल्ट, वहां पर आपको ये रिपोर्टिंग होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा, अगर लोग पार्ट 2 बोलेंगे तो फिर बिल्कुल हम इस पे डिस्कस करेंगे। दैट्स कूल। अच्छा, अभी आपने वर्ल्ड वॉर 3 की बात करी, आपको लगता है कभी होगी? और होगी तो कौन से नेचर की होगी? इकोनॉमिक होगी या ऐसी मिलिट्री? यार अब तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आया है, तो काफी सारे डायनेमिक्स बदल चुके हैं। मेरे को लगता है वर्ल्ड वॉर 3 रीजन जो मेन अलग अलग हो सकते हैं। एक तो पानी हो सकता है, वाटर क्राइसिस जिस हिसाब से चल रहे हैं यूएस में, जो सबसे सेकंड कनाडा के जो सेकंड सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, फार्मर्स हैं, जो लोग अपना पिस्ता बादाम वो करते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत लगता है, वो हैं। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट 80-70% कंट्रोल कनाडा के वाटर बॉडीज पे कर लिया, खरीद लिए गवर्नमेंट के थ्रू, ब्राइब जो भी करके वो सब खरीद लिए। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि बड़े बड़े लोग अब पेट्रोल से ज्यादा पैसा किस में लगा रहे हैं? पानी पे लगा रहे हैं। इनको पता है पानी का क्राइसिस किस हिसाब से चल रहा है। आज से 2 साल पहले ही पानी का क्राइसिस इतना खतरनाक साउथ में एक जगह पे हो गया था। एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, तो इतनी प्रोमिनेंट सिटी है कि वहां पे समर्स में 5 दिन तक ट्रेनों भर के पानी आ रहा था उस सिटी में। प्रोमिनेंट सिटी है, ठीक है, वहां पे 5 दिन तक ट्रेनों में भर के पानी लाना पड़ रहा था। कोस्टल सिटी है। हाँ, कोस्टल सिटी है। तो फिर आप खुद सोचिए क्या क्या सीन हो गया था। तो पानी एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। लेकिन ऑन द अदर फ्रंट देखिए, न्यूक्स निकालना आज के हिसाब से बहुत ईजी हो गया है। लेकिन किस हर देश को पता है, देखिए करने को रशिया यूक्रेन कब से लड़ रहे हैं। पुतिन भाई साहब चाहते तो एक बार में न्यूक निकाल दें। अभी हाल फिलहाल में भारत का भी उनके पाकिस्तान के साथ चल रहा था, कोई निकाल सकता था, लेकिन तो यूक्रेन ने बड़ा शानदार जवाब अभी दिया हाँ, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब से चल रहा है। हम देखे जा रहे हैं, इधर से उधर चल रहा है। बट पॉइंट ये है, आप ये चीज देखिए कि न्यूक कोई क्यों नहीं निकालेगा। सबको पता है कि न्यूक निकला तो भाई लोगों में ऐसा वो हो जाएगा, कोई भी देश उसी देश को निपटा देगा, फिर वो एक अलग डायनेमिक्स हो जाएगा। तो न्यूक निकालना इतना आसान नहीं है जो लोग सोचते हैं। न्यूक तभी हो सकता है या तो सामने वाला पागल ही हो जाए, कोई
मिनिस्टर। और फिर ये भी है कि जो देश शायद से खत्म होगा वो कहीं इकोनॉमिकली भी मार्केट दूसरे की खत्म हो जाएगा वो पूरी तरह। तो वही ये सुसाइडल होगा। हाँ। अगर किसी को चाहिए कि भाई कोई नेता बोले भाई अब मेरी तो उम्र हो गई, मेरे को तो मरना है, भाड़ में जाए, मेरे साथ लेगेसी खत्म, ग्रीस भी गायब कर दूंगा, सब गायब कर दूंगा, तो फिर वो ऐसा वाला होगा तो भाई ठीक है, वो अलग है, ऐसा होगा नहीं। बट तो वो वाली चीज है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरा बन सकता है वॉर करने का दूसरा तरीका। दूसरा हो सकता है हैकिंग। हैकर्स आप देख सकते हैं आए दिन हमको पता लगता है, कभी रशियन के हैकर्स ने इधर का चीज हैक कर लिया, कभी उधर के हैकर्स ने ये चीज हैक कर ली। तो हैकिंग वुड बी सो जो अगला वॉर होगा वो बैटल फील्ड से ज्यादा टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे लड़ा जाएगा। हैकिंग की जाएगी, बॉट्स भेजे जाएंगे, वायरसेस भेजे जाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीज़ की जाएगी। कोशिश की जाएगी लोगों के माइंड को हैक करने का। जैसे मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, यूएस वालों ने करा था मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट्स। आपने अगर नेटफ्लिक्स में एक सीरीज का नाम सुना होगा स्ट्रेंजर थिंग्स, हाँ। वो हकीकत चीज से ही इंस्पायर्ड है। उनका पहले नाम अलग होने वाला था स्ट्रेंजर थिंग्स का, मॉन्टेक प्रोजेक्ट्स करके होने वाला था, लेकिन फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा कि इसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो ये एक्चुअली में हुआ था, वहाँ पे लोव एक्सपेरिमेंट्स होते थे, तो लाइव इंसानों के दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था। और इधर को एक पिन डाल के कुछ अलग अलग उनके सिस्टम रहते, तो ये हकीकत है। सो पॉइंट है कि इस तरह की चीज़ें की जाएंगी जिससे कि किसी तरह से काबू किया जा सकता है, किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फ्रंट में हो गई वर्ल्ड वॉर 3, और रीजंस इट कुड बी वाटर। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल कॉमन हो गए। देखिए सिंपल सी बात है, यूएस तो चाहेगा कि दुनिया लड़ती ही रहे, हमेशा हर साल लड़ती रहे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिफेंस का सप्लायर यूएस है। यूएस वाले ही डिफेंस का सप्लाई करेंगे, और उसके बाद नालायक कितने हैं वहां से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बोल के विरोधियों को ही पैसा दिलवाएंगे। तो ये क्यों? वो चाहते ही हैं कि भाई लड़ते रहो। वो चाहती नहीं, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा लड़ने वाले देश खत्म हो गए तो यूएस का सप्लाईज कैसे आएगा डिफेंस का? मार्केट खत्म हो जाएगा। और यूएस अपना प्रोमिनेंस बनाना चाहता है, इसलिए दुनिया भर की नौटंकी चालू करते हैं। कभी रेसिप्रोकल टैरिफ ले आते हैं कि भैया मैं सब पे टैरिफ लगा दूंगा, कभी वॉर चालू हो जाता है, फिर वहां पे पैसा डाल देते हैं। तो इनकी ये नौटंकियां चलती रहती है, बिकॉज एट द एंड यूएस चाहता है कि सबसे पावरफुल हम ही बने रहे। उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम ही सबसे वो है। मतलब ये वाली चीज इनने हिटलर से सीखी है। हिटलर का भी यही था, उसको लगता था हम आर्यन रेस वाले, हम सबसे सुपीरियर हैं और बाकी सारे इन्फीरियर हैं। इंडियंस तो गुलामी के नाम पे बने रहेंगे, बाकी गुलामी होने चाहिए, हम ऊपर रहेंगे। तो यही वाली माइंडसेट वो यूएस वाले लेके चल रहे हैं। ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं? ट्रम्प भाई साहब यही बोल रहे हैं, रातों रात लगा दिया आईफोन पे ऐसा टैरिफ कि भैया इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, फ्लाइट पे फ्लाइट उधर चले गई है लाखों करोड़ों का। क्योंकि आईफोन अब अगर इंडिया में बनेंगे तो वो 1.5 लाख का आईफोन 3 लाख का हो जाएगा। आईफोन वाले भी तो अपना मार्जिन देखेंगे, तो सारा बनाना है तो प्लांट इधर बनाओ, इधर बनाओगे तो तुमको ज्यादा नहीं लगेगा, उधर लगाओगे तो तब टैक्स लग जाएगा। तो घूम फिर के बेचारों को जाना पड़ रहा है वहां पे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो घूम फिर के पूरे इकोसिस्टम को ऊपर उथल पुथल कर रहे हैं कि भैया सब कुछ मेड इन अमेरिका होना चाहिए, सब कुछ अमेरिका। वीजा वालों को परेशान करने लग गए हैं कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे इंडियंस को इतना ज्यादा निकाले जा रहे हैं कि भाई नहीं तुम इसके नहीं है। यूनिवर्सिटीज को दुखी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को दुखी कर रहे हैं। वो दुखी तो सबको कर रहे हैं, वो पता नहीं अलग ही टाइप का उनका वो सिस्टम चलते जा रहा है। और खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं दो पागल, एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। तो बस वही वाली चीज हो गई। तो क्या ही बोले। सो ट्रू। अच्छा अब ये बता रहे हैं, अब ये बताइए कि ईवी का क्या फ्यूचर है, और आपको लगता है ईवी वाकई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या इट्स अ स्कैम? यार ईवी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहाँ से होगा? आप खुद सोचो, हमारे देश में बात करते हैं तो ईवी को चार्ज करने, ईवी के व्हीकल्स या किसी चीज को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है। हमारे देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी तो कोल से आती है। तो बेसिकली ईवी के यूजर से तो हम और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो कहाँ से एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है? हम 70% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। दूसरा आप देखिए ईवी की बैटरीज किस चीज से बन रही है? लिथियम से। अब ये लिथियम का भी, इसमें भी चाइना बड़ा गेम खेल गई। लिथियम के जितने भी ओर्स थे 70% चाइना कंट्रोल करने लग गए लास्ट 15 साल से कि बेटा तुम लोग सब पूरी दुनिया ईवी पे काम करो, बैटरी लेने तो हमारे पास आना पड़ेगा, हम हमारे हिसाब से लगाएंगे। फिर जो भी है, जो भी रॉ मटेरियल है उनने हड़प के रख लिए हैं। वो 10 कदम आगे ही सोच रहे हैं चाइना वाले, बेटा हम तो परेशान करके रहेंगे तुमको। तो वो वाली चीज हो गई है। तीसरी चीज आप देखिए, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बना ही क्या? हम देश की बात करते हैं, हमारे देश में आप हाईवे पे निकल जाओ, हर 4 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप और डीजल पंप नहीं है। और हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जर की। मतलब आप सोचो, आप घर से निकल गए हो, मान लीजिए दिल्ली से आप निकल गए, आप बोले कि चलो ठीक है मैं लेह लद्दाख जा रहे हूँ ईवी की गाड़ी में, ठीक है। आप उधर आधे जगह पे पहुंचे, पेट्रोल पंप छोड़ो, आपका इलेक्ट्रिक कल नहीं है, बस बैठे रहेगा वहीं पे। क्या करोगे आप वहां पे? खत्म। बैटरीज इतनी एक्सपेंसिव हैं एट दिस प्रेजेंट कि भाई गाड़ी आपकी अगर आपकी पड़ रही है 8 लाख की, बैटरी को रिप्लेस करने का कॉस्ट 9 लाख। तो भाई और एक गाड़ी खरीद लो।
सो द थिंग इज कि अभी तक हमारा इंफ्रा बना ही नहीं है, हमारा नॉर्मल इंफ्रा इन द सेंस फॉर ईवी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। एलॉन मस्क ने टेस्ला इसलिए कर लिया क्योंकि जहां पर उन्होंने टेस्ला का इकोसिस्टम बनाया वहां पर उन्होंने खुद ने हर कुछ किलोमीटर्स पे टेस्ला के स्टेशंस लगा दिए। वो तो इलॉन मस्क है, तो एलॉन मस्क है, हमारे इधर तो वो इतनी जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे भाई, जगह ही नहीं बच रही है अब तो वो एक दूसरी चीज हो गई है। तो नो डाउट लोग फैंसी के कारण काफी बोल रहे हैं कि भाई देखो पावर बच रहा है, पावर नहीं बच रहा है, क्योंकि बेटा आप जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी किसी मॉल में भी जाके चार्ज करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली आप ज्यादा अब डैमेज कर रहे हो। लिथियम हो गया, कोबाल्ट, जिस चीज की भी बैटरी बन रही है वहां का रिसोर्सेज की माइनिंग में भी बहुत एफर्ट्स और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। सो वो दूसरी चीज है। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ईवी इज द बेस्ट। गोइंग अहेड ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज साइंस में हमने पढ़ा है कोल और जितने फॉसिल फ्यूल्स होते हैं 10,000 साल लगते हैं उनको बनने में, वो तो ऑब्वियस ही है। लेकिन अभी भी जो सबसे सही तरीका हो जाता है वो होता है किसी तरीके से और तरीके से सोलर एनर्जी को अगर हम टैप करें। जैसे कुछ इनोवेशंस अच्छे हैं, जैसे वो हमने छतों के ऊपर सोलर वाला पैनल वाला सिस्टम रखा हुआ है, ये सारी कुछ चीजें अच्छी है। अगर इस बेसिस पे कुछ किया जाए, बिकॉज लेट्स फेस इट, इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि हम लोग वो कंट्री नहीं है जिसमें काफी सारी कंट्रीज होती है जिसमें 70-80 दिन सनलाइट ही नहीं होती है। हमारे पास सन तो हमारे पास भर के सन है, आप बाहर निकल जाओ सनी सन है। तो और अभी तो कुछ ज्यादा ही सन है तो हमारे इसमें कमी नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट थोड़ा इनोवेशन और इस चीज पे वो हो सकता है। बट ईवी के डीमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं, बट डीमेरिट्स भी हैं, ऐसा नहीं। सोलर कार्स मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस, सोलर कार्स वुड बी अ गुड पॉसिबिलिटी। हमारे देश के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है। सोलर हो सकता है, थोड़ा बहुत विंड हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पहले हमको तो कोल को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारी आज भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो कोल से ही प्रोड्यूस हो रही है ना। हम कहाँ हाइड्रो और इन सब पे ज्यादा जा पाए। धीरे हम सोलर से भी इलेक्ट्रिसिटी पूरा वो भी नहीं कर उतना कैपेसिटी नहीं बनी हुई है, धीरे धीरे करके होंगे। मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए कोल भी सबसे ज्यादा सरकार चलाती है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज पे। तो वो चीज भी है। सर एक बात बताइए, अभी R&D में हम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं, हम जिस तरीके के थ्रेट्स मतलब जो फ्यूचर थ्रेट्स है हमारे लिए जो हो सकते हैं, साइबर हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, AI हो सकता है, उन सब में हम अभी बेचारे क्रॉल ही कर रहे हैं कैसे भी करके कुछ भी। तो ये जो चीज़ें मैनेज करते हैं, ये बताइए तिकड़ी आपको जो लगता है, जो टॉप की जो तिकड़ी है वो कब तक, जैसे होता है ना कि हर एक चीज़ का एक अंत होता है, शुरुआत है तो अंत भी है, तो वो कहाँ तक आपको लगता है चलती हुई कि हैंड इन हैंड? देखिए हैंड इन हैंड तो चलती रहेगी इसका एंड नहीं है, हैंडी है इसका एंड नहीं है। बट हाँ, जो आपने ये कहा कि हम सारी चीजों के पीछे हमारे पास एक अच्छा वेपन है, वो है हमारी आबादी। हाँ, उस आबादी को हम कैसे यूज कर रहे हैं? हमारी आबादी भी देखो ना, अभी वो हमारे पास भी वो वाली वो जो जापान की प्रॉब्लम्स यूज कर रहे थे, वो हमारी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हमारे पास देखिए आबादी का दूसरे तरीके से एडवांटेज है। देखिए हमारे और IT सेल में घुसे जा रहे हैं आबादी हमारी यंग फोर्स। हाँ, मतलब वो गलत हो रहा है। बट ये देखिए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। 100 में से 10 इंजीनियर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन 10,000 में से 50 निकल सकते हैं। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली निठल्ले ज्यादा निकलेंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि चलो कुछ तो अच्छे बनेंगे। दैट इज नंबर 1। कंजम्पशन बढ़ता है। देखिए इतनी सारी निजी कंपनीज हैं, तो अब किसी ने अगर मान लीजिए टूथपेस्ट का बिजनेस बना लिया तो उसको पता है मैं चलूंगा क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है कि सबको टूथपेस्ट तो लगना ही है, साबुन तो लगना है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट बिजनेसमैन होगा वो वहां से, तो इंटरनल तो वहां पे उनको फायदा है। इसका दूसरा फायदा ये हो सकता है कि चाइना के साथ ये फायदा हुआ था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि उन्होंने जब तक 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगाई थी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन बढ़ने के चक्कर में कंजम्पशन बढ़ी, जो मैंने अभी बताया कंजम्पशन बढ़ रही थी। दूसरी चीज है इनोवेशन बढ़ा। देखिए इनोवेशन जो होता है ना वो यंग पॉपुलेशन लाता है। जापान में अब सबसे ज्यादा 60-65 ईयर ओल्ड वाले होने लग गए। हमारे पास सबसे ज्यादा मीडियन एज हो रही है 25-27 साल वाली। तो हमारे पास ये फायदा है कि अगर थोड़ा दिमाग लगाएं और थोड़ा सही तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, नॉलेज को, जो कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो अभी ना हम एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट पे बैठे हुए हैं जहां से हम चाहे तो बिल्कुल रॉकेट जैसे भी ऊपर जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 7-8 ईयर्स, या तो यूथ एक दूसरे को बर्बाद भी कर सकता है, ये वाली चीज। या मतलब मैं आज सुबह भी सुन रही थी कि इंजीनियरिंग, आपको पता है हम लोग तो इंजीनियरिंग कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट द यूथ इज नॉट बीइंग लेड इनटू राइट डायरेक्शन इन द सेंस कि उनको उतना फंडिंग भी तो चाहिए ना इन दैट डायरेक्शन। यार तो वो डिफरेंस ये हो जाता है ना R&D, यूथ अब पढ़ लिख भी ले, मैं कहती हूँ वो करना भी चाहता है,
तो करे कहाँ यार R&D, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया और सिंगापुर या दुबई में डिफरेंस ये है कि इंडिया में एक 20 ईयर ओल्ड एक बहुत धमाकेदार आइडिया के साथ आएगा, वो किसी बोर्ड के पास जाएगा तो उसको बोले जाएंगे तू पागल है, तू रुक जा। वही सेम बंदा अगर सिंगापुर या दुबई का होता, उसको बोलता भाई ये तो पागल बावला इंसान है, कुछ तो करेगा, इसको चलो 10 करोड़ दो, आगे का अपन बाद में देखेंगे। ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे इधर सैडली आज भी फंडिंग स्टेट और ऊपर के बोर्ड में कहीं ना कहीं पुराने धारणाओं वाले ओल्ड लोग बैठे हुए हैं जो अभी तक अडेप्ट नहीं करे हैं। वो AI की दुनिया में भी फ्लॉपी और डिस्क ड्राइव की दुनिया में चल रहे हैं। वहीं पर सिंगापुर और उसमें बिकॉज यंग लोग हैं, यंग लोगों ने एस्टैब्लिश किया, बहुत सारा स्टार्टअप बनाया, बेचा, पैसा कमाया, नाउ दे वांट टू हेल्प दैट इकोसिस्टम। तो ये एक डिफरेंस है जो धीरे धीरे शायद बैंगलोर में इकोसिस्टम धीरे धीरे बहुत स्लो पेस में चेंज होने की कोशिश करेगा। हमारे इधर एक एजुकेशन बेस्ड यूनिकॉर्न अगर फेल होता है तो अचानक से 2 साल तक कोई एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग रुक जाती है। ये है। वहां पर अगर फेल होता है 3-4 महीने इवैल्यूएट करते हैं, बोले कोई बात नहीं, इसमें कोई बेटर तो कॉम्पिटिटर बन सकता है ना, प्लेयर बन सकता है, चलो हम उसको फंडिंग करते हैं। इसमें भी तो प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं बट समय लगेगा उस चीज पे। धीरे धीरे करके शायद चीजें बदलेंगी, होपफुल है, लेट्स सी। राइट। अच्छा एक बात बताइए, हमने फ्यूचर की, अपने देश के फ्यूचर की, दुनिया के फ्यूचर की बात करी, ये सोशल मीडिया के फ्यूचर की बात करते हैं। टिकटॉक से तो हम शिफ्ट हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, अभी आपको यूट्यूब का क्या? अभी तो यूट्यूब मोनोपोली में है, तो यूट्यूब का कोई आपको लगता है? यूट्यूब पहली चीज है कि यूट्यूब एकमात्र ऐसी सोशल मीडिया या मीडिया कंपनी है जो $31 बिलियन का बिजनेस रेवेन्यू करती है। लास्ट ईयर इन्होंने करा हुआ था, विच इज एक्चुअली ऑन अ वेरी सिग्निफिकेंट साइड। टिकटॉक खुद उनके सामने नहीं टिक रहा है। दूसरी चीज है ना, उनके माई बाप बहुत अच्छे हैं, गूगल है, गूगल के पास पैसे की कमी नहीं है, इनोवेशन की कमी नहीं है, तो उनकी अच्छी टीम बैठी रहती है। तीसरी चीज क्या है, उनका एल्गोरिदम बहुत फ्रेंडली और बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। आप खुद सोचो, आपको जो चीज देखनी है 1-2 बार देख ली, उसके बाद उसी के रेफरेंसेस देने लग जाता है। और गाने अगर आप सुनने लगोगे, वो टेस्ट भी पकड़ लेता है। अच्छा इनको इस तरह के गाने पसंद आ रहे हैं, आज भाई साहब रोमांटिक माहौल में है, चलो भैया कबीर सिंह दिखाओ इनको। तो फिर वो उस पूरे फ्लो में चलाते हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिदमिक डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें, जिस हिसाब से वो कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, जिस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हैं। उन्होंने अब एक चीज देख ली कि अच्छा लोग रीजनल लैंग्वेज में जा रहे हैं, रीजनल डबिंग देना शुरू कर दिया उन लोगों ने फीचर कि भाई आप ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ रीजनल डबिंग ले जाओ, इंग्लिश वाले के साथ हिंदी डबिंग सीख लो। तो वो ना बहुत अच्छे तरीके से अडाप्ट कर रहा है। तो यूट्यूब की मोनोपोली बनी रहेगी। और दूसरा रीजन क्यों यूट्यूब की मोनोपोली बनी रहेगी, बिकॉज यूएस को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन फॉर डेटा एंड देयर प्रोपेगेंडा मिलता है यूट्यूब से। तो ये उनके पास सबसे बड़ा फायदा है। सरकार तो चाहेगी ना कि भाई ठीक है, सबसे ज्यादा सपोर्टिव है, बाकी सबकी बैंड बजाती रहती है। कांग्रेस बुला के आए दिन आप अखबारों में देखोगे, कभी मार्क जुकरबर्ग के ऊपर कार्रवाई चल रही है, कभी जेफ बेजोस पे चलती है, कभी बिल गेट्स पे चलती है। इनके साथ बढ़िया चलता रहता। सो ये यूट्यूब इज अ सर्च इंजन जिसका एल्गोरिथम बहुत बढ़िया है, पे आउट्स ओवर द ग्लोब बहुत बढ़िया। अभी हाल फिलहाल में एक यूट्यूबर है जो बिलियनर बन गया, दुनिया का पहला यूट्यूबर जो बिलियनर बन गया, मिस्टर बीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, मतलब यूट्यूब के बिजनेस से उन्होंने अपना इतना बड़ा बिजनेस व्यापार बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया 13-14 साल में, कि वो आज इतने बड़े हो गए। सो पॉइंट इज कि यूट्यूब इज गिविंग गुड अपॉर्चुनिटीज, यूट्यूब इज हियर टू स्टे। यूट्यूब के जितने बड़े स्केल वाला कोई नहीं है, और जितना पुराना कंपनी होता जा रहा है उतना वो इनोवेशन और डेवलपमेंट करते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में उनके जब CEO इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि वो खुद और वो हर चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडेप्ट करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी वर्किंग हो रही है। सो कहीं ना कहीं यूट्यूब उस रेस में टिकेगा। उतना बड़े स्केल पे कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, क्योंकि यूट्यूब देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी दे रहा है, लॉन्ग फॉर्म भी दे रहा है, पॉडकास्ट भी दे रहा है। ये पॉडकास्ट भी यूट्यूब पे ही जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो वो दे रहा है, जो एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, फ्री का भी ऑप्शन है, ऐड हटाना है, प्रीमियम भी ले लो, सारी चीजें वो जो दे रहा है कि भाई तुम गरीब हो, तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए भी एक ऑप्शन है, तुम अमीर हो तुम्हारे लिए भी एक ऑप्शन है, तुमको ऐड नहीं देखना तुम्हारे लिए भी ऑप्शन है। तो वो इतने सारे जो वो अपॉर्चुनिटीज देते जा रहा है, सबटाइटल्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सारी चीजें दे रहा है। आई थिंक यूट्यूब इज हियर टू स्टे। राइट। एंड फ्यूचर अगर आप जॉब्स की बात करें, मतलब जैसे प्रोफेशंस की मैं कहती हूँ कि अभी के जो यूथ है, इंजीनियरिंग अभी वो सब तो क्लीशेड प्रोफेशंस हो गए, तो आप उस सिनेरियो में आप ये इन्फ्लुएंसरशिप एंड व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स को कैसे एज अ प्रोफेशन देख सकते हैं? और यूथ यार पॉलिटिक्स देखिए, यूथ धीरे धीरे इंटरेस्टेड तो हो रहा है, वो जाना चाहता है, वो बदलाव लाना चाहता है, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज जब तक नहीं बदलेंगी, देखिए लास्ट 5-6 साल में कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5-6 साल पहले हम हार्डली डिफेंस कंपनीज का नाम जानते थे, लिस्टेड नहीं थी। बट जैसे ही हमारे पॉलिसी मेकर्स जो
जिनको पता लगा, जिन्होंने अपने कैंपेनिंग के लिए IIT and IIMs की मदद ली, यूथ की मदद ली, तो उनको पता लगा कि भैया दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, कब कहाँ पर युद्ध हो जाए, अगर हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो कोई भी हमको डोमिनेट कर लेगा। तो चलिए ड्रोन्स बनाया जाए, मिसाइल्स, तभी तो अभी हाल फिलहाल में जो अटैक्स हुए उसमें हमने महारत हासिल करी। अगर हम प्रिपेयर्ड ही नहीं रहते 5-6 साल से तो हम इस जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो वो चीज़, तो यूथ इन पॉलिटिक्स इज समथिंग जो उनको बिल्कुल देखना चाहिए। अगर यूथ को ये कंप्लेन है कि करप्शन हो रहा है, यूथ को ये कंप्लेन है कि कोई देश को क्यों नहीं सुधार रहा है, तो यूथ को ही वो स्टेप लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत प्री सेट रूल रहता है जो बेवकूफ़ बनाने का सालों साल से चल रहा है। 10वीं तक पढ़ लो फिर कुछ नहीं है, 12वीं तक पढ़ लो फिर कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन कर लो फिर कुछ नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो फिर कुछ नहीं है, नौकरी कर लो फिर कुछ नहीं है, शादी कर लो फिर कुछ नहीं है, बच्चा कर लो फिर तो वैसे भी कुछ नहीं है। सो वो एक जो ट्रैजेक्टरी चल रही है जिसमें लोगों को डाल दिया, तो बाय द टाइम दे रियलाइज उनका यूथ निकल चुका है। पर आज की यूथ के पास ये ऑप्शन है, ये पोटेंशियल है कि भाई इंटरनेट का एरा है, तुम चीजें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तुम संविधान बदल सकते हो अगर तुम्हारे अंदर हौसले बुलंद है। तो वो अगर उनके पास बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको है कि ठीक है हम ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, हम इस चीज में जाना चाहते हैं, और भाई देखो पॉलिटिक्स भी लुक्रेटिव करियर है पैसे के हिसाब से भी। हाँ, आई मीन यूपीएससी इतने लोग एम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट एम टू बी पॉलिटिशियंस व्हिच आर ओवर एंड या देखिए यूपीएससी सबसे ज्यादा एम कौन करते हैं? बिहार के लोग करते हैं। बिहार के लोग क्यों करते हैं? बिकॉज बिहार वाज पावर से सप्रेस्ड एक जगह थी, उसको बहुत लोगों ने बिहार को सप्रेस एंड पास्ट किया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने किया, उसके बाद बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो जब भी इंसान को जब दबाया बहुत जाता है तो उसको लगता है इससे निकलने का तरीका पावर ही है, और सबसे ज्यादा पावर है वो लाल बत्ती। इसीलिए बिहारी इज वेरी इंटेलिजेंट। बिहार के लोग गरीबी की बात छोड़े, इंटेलिजेंट इसलिए वो पढ़ पढ़ के 12, 15, 18 घंटे पढ़ के क्रैक करते हैं। और यूपीएससी भी सबसे ज्यादा और वो देखिए दिल्ली में तो चलिए ट्रेंड है, इधर लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए की क्लासेस लगा के वो चीज कर रहे हैं, वहां पे वो बंदे बिना कुछ किए मेहनत कर करके करते हैं, तो इसलिए वो यूपीएससी कर रहे हैं। बट हाँ, पॉलिटिक्स धीरे धीरे करके करेंगे। अब कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों के घर वाले नहीं चाहते हैं क्योंकि लाइफ इतनी इनसिक्योर्ड है। कोई किसी को मैं सजेस्ट ही नहीं करता, पेरेंट्स लोग कभी किसी को बोलते हुए नहीं दिखते कि पॉलिटिशियन बन जाओ। पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन बनने बोलेगा, अदरवाइज वो यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी हमारे देश में बड़ा वो हो जाता है ना, कब किसको उठा लें, कब किसको निपटा दें, कब तुमने आवाज उठा ली सच्चाई के लिए और कब तुम बचे नहीं। तो ये सारी चीजें होती है, सब में ऑडेसिटी भी नहीं होती। इवन यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आज जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें से काफी सारी चीजें बहुत लोगों ने सुनी होंगी, देखी होंगी, समझ में आती होंगी, लेकिन उनको बोलना नहीं चाहता, सबको डर है। हाल फिलहाल में एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बना के एक बड़ी संस्था के ऊपर आरोप उठाया, बदले में क्या हुआ, उनके ऊपर डिफेमेशन लग गया। हर यूट्यूबर के साथ यही होता, मेरे साथ भी यही होता। सो पॉइंट यही है कि जो गिनती के 2-3 जन है वो कोशिश करेंगे बोलने का, बाकी सारे चुप्पी बैठे रहते हैं। बट जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बदलाव कहाँ से आएगा? सबको डर क्या है कि भाई हेट मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, वो तो मिलेगा यार, बट अगर वही क्वेश्चन, जो 2 बंदे भी अगर बदल जाते हैं तो आपका काम हो चुका है। सो ट्रू। जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट कोविड। अभी नई वेव ऑफ कोविड आपको कितनी खतरनाक लग रही है? अब तो मतलब इस पे श्री आतिफ असलम का एक गीत है, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। तो यही वाली चीज हो चुकी है कोविड के साथ कि ये अब आना जाना हो गया, इतने वेरिएंट आ गए, मतलब इतने रूप तो और किसी चीज के अवतार नहीं देखे जितने ये कोविड के हम देख रहे हैं। देखिए मेन चीज है कि किसी भी, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, 2 डोज ऑफ वैक्सीन अगर किसी के, तो 57% कम प्रोबेबिलिटी है मोर्टेलिटी की, मरने की थ्रू कोविड। तो पहली बात तो इतना पैनिक मत होइए जितना मीडिया करवा रही है। तीसरी चीज है, सावधानी तो हमको बरतनी पड़ेगी, लेकिन एज इंडियंस हमको तो गर्व होता है तोड़ने में, तो कोई मास्क नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता, घुटन हो जाती है वो वाली चीज पे। बट ये इतना ज्यादा रिस्की, कोविड इज नॉट गोइंग टू, मतलब मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली कोविड विल बिकम वन ऑफ दोज डिजीजेस जिसके साथ हमने रहना सीख लिया है। जैसे कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, ये भी हाँ, मतलब बाहर का खा पी लिया तो खराब हो जाता है, बहुत तबीयत खराब रहती है, 1 महीने तक वीकनेस होते हैं। तो जैसा टाइफाइड को अडॉप्ट कर लिया ना है, फिर वैसे ही ये भी ऐसा ही हो जाएगा कोविड। अच्छा हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है आज से 20 साल बाद, अरे यार वो कोविड का जो 830th वेरिएंट आया ना, उससे बड़ा डर लग रहा है। तो ये सारी चीजें अब वो हो गए हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी भी इम्यूनिटी डेवलप करेगी, धीरे धीरे हमारे सोल्यूशंस होंगे। मैं तो बोलूंगा घरेलू नुस्खे सबसे बेस्ट है। इम्यूनिटी अगर हमने अपनी सही रखी तो मोस्ट लाइकली बहुत सारी चीजें वो नहीं करेंगे। और इम्यूनिटी सही रखने के लिए विटामिन सी आपका सेवन चलते रहना चाहिए, हेल्दी रहने की कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें होंगी। बाकी कोविड इज नॉट गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, डरने की इतनी आवश्यकता नहीं। यार देखिए वैक्सीन थोड़ा डेंजरस है, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बहुत रिलेटेबिलिटी है कि जब से मैं लोगों से जानना चाहूंगा, मेरे को ऐसा मतलब लगता इसके है, कुछ एफिकेसी आपको लगी ग्राउंड पे?
मुझे तो मतलब हम इतने केसेस बड़े वैक्सीन लग गई वो भी मर गए, जो नहीं लगी तो भी मर इनफैक्ट गए। जिनको लग गई उनको ज्यादा मौत हो रही है, और स्पेसिफिकली कार्डियक अरेस्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ, मेन चीज ये हो रहा है, ब्लड क्लॉट और ये वो, और स्पेशली कुछ डॉक्टर्स ये बोलने लग गए हैं कि जल्दबाजी में कोविड की वैक्सीन दिला दी गई सबको और बिना टेस्टिंग के। यार ये तो सबको दिख ही रहा था उस टाइम पे, नया नया आया था, कुछ भी नहीं। अब इतने सालों की टेस्टिंग मतलब चलती आज है। खुद आप, मैं हैरान हूँ, 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। हाँ। इतना तो हमने कभी पहले सुना भी नहीं था। मतलब और इसके लिए हमें कोई स्टडी नहीं चाहिए, हम अपने आसपास ही देख रहे हैं। तो वही हाल फिलहाल में एक हमारे पहचान के 29 इयर्स में उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो ठीक है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, बट स्ट्रेस लाइफस्टाइल तो लास्ट 10 साल से बिगड़ चुकी है सबकी। ये अचानक से लास्ट 2-3 साल में इतना क्यों हो रहा है? हाँ। सो कहीं ना कहीं लगता है, इस पर किसी एक व्यक्ति ने मुझे सोल्यूशन दिया था कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन के चक्कर में ये, अगर लगता है कि आपको ये हो रहा है, तो कुछ एक ब्लू रे थेरेपी करके होती है, वो आप सब ले लीजिए, तो उसके इफेक्ट्स बहुत 70% कम हो जाएंगे। है इंडिया में ब्लू रे? इंडिया में हाँ। तो ये मुझे किसी डॉक्टर ने ही ये चीज़ बताई थी कि ये वाली चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसके चक्कर में कि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे को भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम, बिकॉज हो रहा है, आर्टरी ब्लॉक्स हो रही हैं लोगों की, पता नहीं इतने जल्दी कैसे हो रही है, और ये कोइंसिडेंटली उसी के बाद से हो रही है जब से लोगों ने वैक्सीन ली हैं। तो ऑब्वियस स्वाभाविक सी बात है, सवाल ये उठेगा। एंड स्पेसिफिकली जब कुछ वैक्सीन कंपनीज ये कह देती हैं कि हमारे देश से आए हुए वैक्सीन वो लोग नहीं लेंगे, हाँ। तो ये और सवाल उठाते हैं कि भाई इतना ये क्यों है, अगेंस्ट क्यों है। सो दैट इज No, Abhishek, you are leaving us with a very practical solution, a very unique solution also to COVID vaccines also, and overall जितनी भी हमने बातें करी बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपका तरीका क्या है कि आप भारी से भारी सब्जेक्ट को ना बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ईजी बना देते हो फॉर दी लिसनर टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप मेरे शो पे आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड, एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड, आपसे बात करके बहुत मजा आया। मस्ट कॉम्प्लीमेंट, यूर अ गुड होस्ट एंड वेरी जॉली, एंड आशा करते हैं लोगों को पसंद आएगा तो फिर वापस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, मैं तो ऑलरेडी प्लीज पीपल, यू हैव टू मेक इट वायरल। आई डोंट नो, बिकॉज़ ही इज गोइंग टू कम अगेन देन ओनली। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।